हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो है आपकी एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण की आज आपकी ये महामैराथन क्लास है। महामैराथन इसलिए है क्योंकि इस क्लास में आपका जो आपने अभी तक पढ़ा है या जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है और आप जानते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी, जौनपुर यूनिवर्सिटी और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में ही एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर इन्हीं तीन का नाम ले रहे हैं। लेकिन यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी हैं जहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग वाला पोर्शन पूछा जाता है तो फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आप जानते होंगे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी और शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में आपके मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये वीडियो आपका कंप्लीट रिवीजन भी करा देगी और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम से पहले, किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको आप महा रिवीजन क्लास भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 151 से लेकर और 250 तक यहाँ पर हमारे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। इस तरह से 100 प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इफ़ पुलिस इज इक्वल टू 360 व्हाट विल बी कोड फॉर ज़ील। अब देखिए, इसने कहा है कि अगर पुलिस को 360 लिखा जाता है तो ज़ील को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे तो फटाफट से आप इनकी पोजीशन, लेटर्स की पोजीशन लिख लीजिए। पी की होती है आपकी 16, ओ की होती है 15, एल की होती है 12, आई की 9, सी की होती है 3 और ई की होती है 5। ये मैंने कैसे लिख दिया, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उनकी पोजीशन कैसे याद करनी है और उनके अपोजिट वर्ड्स की भी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। इसलिए वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी जो मेंटल एबिलिटी वाली प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसमें अब क्या करना है, पोजीशन हमने यहाँ पर लिख दी है, फटाफट से इनको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 16 और 15, 31 और 9। देखिए ऐसे नंबर्स को जोड़ें आसानी के लिए जिससे कि इजीली वो जोड़ सके। तो देखिए 16 और 9 यहाँ पर 31 बन रहा है, तो 31 में अगर मैं 9 जोड़ दूंगा तो यहाँ पर 40 हो जाएगा और 40 में यहाँ पर अगर 12 जोड़ देते हैं तो 52 हो गया और 52 के बाद ये देखिए 3 और 5 8 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका यहाँ पर 60 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया है हमारा 360, तो 60 से 360 पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 6 की गुणा करनी होगी। अब यहाँ पर फटाफट से ज़ील का हम निकाल लेते हैं। जेड का देखिए 26 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है और एल का 12। तो इस तरह से 4 5 11 11 और 3 आपका यहाँ पर 14 का 4 और 2 और एक 3 और एक 4, तो हमारा 44 आ गया। यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई हुई थी तो 44 में भी 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, 25 26, 264 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज विल बी देयर बिटवीन 26 जनवरी 1988 एंड 15 मई 1988 इंक्लूसिव ऑफ बोथ डेज। 26 जनवरी 1988 तथा 15 मई 1988 के बीच दोनों को मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। देखिए फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 1988, तो जब भी ऐसे डे मतलब जब भी कैलेंडर का सवाल आए तो सबसे पहले आपको उसमें एक चीज़ देखनी है कि जो ईयर्स दिए हुए हैं क्या वो आपके लीप ईयर हैं या लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर निकालने के लिए अगर सिंपल ईयर दिया है तो फिर आपको 4 से डिवाइड करना है, और अगर सेंचुरी ईयर दिया है जैसे 2000 हो गया, 1900 हुआ, तो अगर ये सेंचुरी ईयर दिया है तो फिर वो आपको 400 से डिवाइड करना है। अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये सिंपल ही है 1988। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा डिवाइड यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए ये क्या है आपका लीप ईयर है, यानी फरवरी में इसमें 29 दिन होंगे। यहाँ पर 26 जनवरी से लेकर और 15 मई तक पूछा है, तो फटाफट से देखिए 26 मई से लेकर और हमें जनवरी में कितने दिन होते हैं आपके, जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो 26 और 5 31, 5 हो गए, 29 दिन आपके फरवरी के हो गए,
उसके बाद मार्च के 31 दिन और अप्रैल के 30 दिन यहाँ पर हो जाते हैं। अप्रैल के बाद मई के यहाँ पर 15 दिन है, तो 15 क्योंकि 15 मई पूछा है तो 15 दिन आपके यहाँ पर मई के हो गए। अब इन सबको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए 15 और 5 20, मैंने कहा ऐसे ऐसे नंबर्स को जोड़ो जो आपको आसानी हो जाए। तो 15 और 5 20 हुआ, 20 और 30 आपके 50 हुआ। अब देखिए ये 31 है, ये 29 है, एक इसको दे दो तो ये भी 30 हो जाएगा, यानी 60 ये हो जाएगा। 60 और 50 आपका 110 यहाँ पर दिन हो जाते हैं। अब जिसने यहाँ पर 110 आंसर लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर गलत हो गया होगा। अब गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है इंक्लूसिव ऑफ बोथ दी डेज। तो 26 मई से लेकर और 26 जनवरी से लेकर 15 मई तक, 15 मई का तो हमने 15वां दिन लगा लिया, लेकिन 26 जनवरी का हमने 26 जनवरी नहीं लगाया है, क्योंकि ये जो हमने 5 दिन लिखे हैं ये हमने 27, 28, 29, 30 और 31 ये 5 दिन लिखे हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर 26 जनवरी वाला दिन भी लगाना होगा। तो 110 में ऐड करेंगे एक, तो 111 यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इफ़ द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5 आफ्टर 9 years it will be 3:4. What is the age of B? ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद यह है 3:4 होगा। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु पूछी है, इसलिए हम वर्तमान अनुपात को लेकर चलेंगे। तो वर्तमान अनुपात है हमारा 3:5। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर सिंपल सीधा सीधा पूछा है ना। अगर ये पूछता कि दोनों की जो एज है उनका डिफरेंस क्या है या उनका जो है योग क्या है, सम क्या है, तो फिर यहाँ पर परेशानी होती। लेकिन इसने सिंपल पूछा है तो फिर हम यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बी की आयु जो है वो 9 वर्ष है। बी की आयु यहाँ पर 9 वर्ष है। अब देखिए ये 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों में, इसमें हम 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी 9 की करनी पड़ेगी। तो देखिए 9 तिया 27 इस टू आपका 9 पंजे 45 हो जाएगा। इसने कहा है 9 वर्ष के बाद, यानी कि अब इन दोनों में हम 9 ऐड कर देंगे। 27 में 9 अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा और ये आपका 54 हो जाएगा। अब इसका अगर हम यहाँ पर रेशो निकालते हैं तो कितना आता है? 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ये आता है आपका 2:3। 9 वर्ष के बाद 2:3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3:4 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन फटाफट से चेक करते हैं कि क्या दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दूसरा ऑप्शन है आपका 15 वर्ष। ठीक है, हमारा रेशो है 3:5। बी की आयु पूछी है, बी की आयु हमने 15 मान ली, 15 मानी, लेकिन यहाँ पर 5 है। तो 15 पर पहुँचने के लिए हमें इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इंटू 3, तो हम इसमें भी इंटू 3 कर देंगे। तो 3 तिया 9 और यहाँ पर हमारा 15, 9:15 हो गया। अब 9 वर्ष के बाद पूछा है कि 3:4 होगा। अब इसमें हम यहाँ पर 9 ऐड कर देंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा और 15 और 9 आपका ये 24 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका किससे कटेगा? तो ये आपका कटेगा 6 से, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 3:4। 9 वर्ष के बाद आपका 3:4 होगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन जो है सही जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी 15 साल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द एज ऑफ बी? तो एज जो है बी की वो 15 साल हो जाएगी। और अगर यहाँ से आपसे पूछता कि व्हाट इज़ द एज ऑफ ए, तो फिर यहाँ पर 9 साल हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इफ़ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज सैटरडे। अच्छा क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है और कैलेंडर के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। इफ़ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज सैटरडे एंड लास्ट डे इज थर्सडे, देन हाउ मेनी डेज आर इन द मंथ। यानी कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन शनिवार है तथा अंतिम दिन गुरुवार हो तो उस महीने में कुल कितने दिन होंगे? अब इसने कहा है कि तीसरा दिन जो है वो आपका शनिवार है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा दिन जो है ये क्या है? आपका सैटरडे है। अब देखिए तीसरा दिन अगर सैटरडे है तो आपका 10वां दिन भी सैटरडे होगा, 17वां दिन भी सैटरडे होगा और आपका 24वां दिन भी यहाँ पर सैटरडे होगा और 31वां दिन भी यहाँ पर क्या होगा? सैटरडे होगा, यानी शनिवार होगा। अब एक महीने में 31 से ज़्यादा दिन नहीं होते हैं। इसने कहा है कि जो अंतिम दिन है वो आपका गुरुवार है, यानी कि वो आपका थर्सडे है। अब सैटरडे से अगर हम आगे चलेंगे तो फिर दिन महीने से ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हमें पीछे आना पड़ेगा थर्सडे पर पहुँचने के लिए। तो सैटरडे से हम पीछे आएंगे फ्राइडे। ठीक है, एक पीछे आए फ्राइडे, दूसरा आए तो आपका क्या आएगा? थर्सडे, और थर्सडे पर ही हमें यहाँ पहुँचना था। ठीक है, तो 31 से एक पीछे आए 30, यानी यहाँ पर 30 और एक और पीछे आए तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? थर्सडे आ गया और थर्सडे आपका 29 को हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि महीने में कुल 29 दिन यहाँ पर हैं। ठीक है,
हो सकता है ये आपको समझ में नहीं आया हो, चलिए एक बार फटाफट से इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। इसने कहा है कि तीसरा दिन जो है वो आपका रविवार है, तो सॉरी सैटरडे है, शनिवार है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, देखिए पहले 2 दिन ये हुए, तीसरा दिन आपका सैटरडे है। अब इसने क्या कहा है कि लास्ट डे जो है वो आपका थर्सडे होगा। अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ तो देखिए ये सैटरडे है तो ये आपका फ्राइडे होगा और ये आपका थर्सडे होगा। अगर एक को थर्सडे है तो फिर आपका यहाँ पर 1 और 7 8 को भी थर्सडे होगा, 8 7 15 को, और 22 को, सॉरी 22 को, और 22 के बाद फिर आपका क्या है, 22 और 7 29 को थर्सडे होगा। और 29 के बाद अगर मैं यहाँ पर 7 इसमें और जोड़ता हूँ 1 हफ्ते, तो ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा, नहीं हम और ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो लास्ट डे जो थर्सडे है वो पॉसिबल सिर्फ 29 तारीख को ही हो सकता है, इसलिए उस महीने में सिर्फ और सिर्फ 29 ही दिन यहाँ पर हो सकते हैं। चाहे तो आप इस मेथड से कर लें, यानी पहले ही 2 दिन पीछे चले जाएँ, नहीं तो फिर आपको बाद में 2 दिन पीछे आना पड़ेगा। तो किसी भी मेथड से करें, दोनों ही ईजी हैं, दोनों ही सिंपल हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 155, ब्लड रिलेशन का यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। रमेश इज अंकल ऑफ राजेश, सुनीता इज वाइफ ऑफ राजेश एंड दे हैव अ सन राकेश हु हैज अ सिस्टर नेम्ड सीता। हाउ इज रमेश रिलेटेड टू सीता? रमेश चाचा है राजेश का, ठीक है, यानी कि देखो राजेश के पिताजी का भाई है कौन, रमेश। RM लिख देता हूँ मैं रमेश के लिए, ठीक है। चाचा पिता का भाई तो होता है, तो पिता यहाँ पर और पिता के भाई यहाँ हो गए। सुनीता राजेश की पत्नी है, सुनीता जो है वो राजेश की पत्नी है, सुनीता। उनका एक पुत्र राकेश है, यानी इन दोनों का एक पुत्र है जिसका नाम है राकेश। राकेश की बहन सीता है, तो राकेश की बहन कौन है, सीता है। अब इसने पूछा है कि रमेश सीता का कौन होगा। रमेश ये है, सीता ये है, यानी कि सीता राजेश की बेटी है तो इसकी पोती होगी, यानी कि दादा का भाई, तो दादा का भाई ब्रदर ऑफ ग्रैंड फादर। हाँ देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा का भाई। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। राका, राकेश, रमा और रानी आर 4 सिस्टर्स। रेखा इज 4 years older to Rama, who was born 5 years after Rani. Rekha is 5 years elder to Rekha. Rama's present age is 11 years. Using this data, answer questions नंबर 156 एंड 157। एक बार फिर से यहाँ पर पढ़ते हैं फटाफट से हिंदी में क्वेश्चन को। राका, रेखा, रामा और रानी 4 बहनें हैं। रेखा रामा से 4 वर्ष छोटी है, जिसका जन्म रानी के 5 वर्ष बाद हुआ है। राका की आयु रेखा से 5 वर्ष अधिक है। रमा की आयु वर्तमान आयु 11 है, तो रमा की हमें यहाँ पर दी हुई है, रमा की 11 है। अब देखिए पहली लाइन को पढ़िए, रेखा रमा से 4 वर्ष छोटी है, तो रमा की 11 होगी तो रेखा की आपकी 7 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 वर्ष छोटी है। 2 की एज हमारे पास आ चुकी है। अब इसने क्या कहा है, जिसका जन्म रानी के 5 वर्ष बाद हुआ है। रेखा जो है रमा से 4 वर्ष छोटी है, यानी रेखा का जन्म रानी के 5 वर्ष बाद हुआ है, यानी जो रानी होगी, रानी वो रेखा से 5 वर्ष बड़ी होगी, यानी कि 12 साल की होगी। 7 5 12 हो गया। अब राका की आयु रेखा से 5 वर्ष अधिक है, तो राका की आयु 5 वर्ष अधिक है, तो ये भी आपकी 12 वर्ष की यहाँ पर हो जाएगी। 1 मिनट इंग्लिश में मैं इसको और देख लेता हूँ। रेखा इज़ 4 years यंगर टू रामा। रेखा रमा से 4 वर्ष छोटी है। हु वॉज बॉर्न 5 years आफ्टर रानी। अच्छा, तो रानी रामा से 5 वर्ष बड़ी है, रामा से 5 वर्ष बड़ी है। अच्छा, इसका मतलब रानी रमा की आयु में 5 जोड़ेंगे तो रानी आपकी 16 की हो जाएगी। ठीक है, चलिए रानी आपकी 16 की हो गई और राका आपकी 12 की होगी। अब इसने पूछा है सबसे अधिक आयु किसकी है, तो सबसे अधिक आयु आपकी रानी की हो जाएगी, क्योंकि रानी आपकी 16 वर्ष की है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि रमा, रानी तथा रेखा तीनों की औसत आयु क्या होगी। तो रमा की आपकी 11 है, रानी की आपकी 16 है और रेखा की जो आयु है वो 7 है, और 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आपका एवरेज निकल जाएगा। तो देखिए 11 और 7 होता है आपका 18, और 18 और 16 होता है आपका 34, 34, 34/3 यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, आप एक बार इसको फिर से चेक कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको दिखा रहा हूँ आपको, एक बार फिर से इसको चेक करके देखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 158। 16, 48, 13, 39,
22, 66, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यानी इन तीन में जो पैटर्न फॉलो हुआ है वो इसमें भी यहाँ पर होना चाहिए। तो 12, 34, 21, 33, 14, 42 या 15, 51। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए 158 में क्या हो रहा है, 16 का 3 गुना है ये अगली दो जो डिजिट्स हैं, 13 का 3 गुना ये है, 22 का 3 गुना ये है। तो हमें यहाँ पर ऐसा ही ऑप्शन तलाश करना है जिसकी पहली दो संख्याओं में अगर 3 की मल्टीप्लाई की जाए तो अगली दो संख्याएं आ जाएं। तो 14, 3, 42 आपका ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एज ऑफ सोनू इज मोर देन द एज ऑफ रिचा बट लेस देन अनु। एज ऑफ सौरभ इज मोर देन सोनू बट लेस देन राम, देन आउट ऑफ देम हु इज यंगेस्ट। सोनू की आयु रिचा की आयु से अधिक है। तो सोनू की आयु जो है वो रिचा की आयु से अधिक है परंतु अनु से कम है, तो अनु इससे बड़ी हो जाएगी। अब इसने पूछा है कि सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, सौरभ की आयु सोनू से अधिक है परंतु राम से कम है। सौरभ की आयु मतलब सोनू से आगे होगा ये, अब राम से अधिक है। यहाँ पर राम का कुछ नहीं पता है, बस इसने सौरभ के बारे में बताया, राम अब पता नहीं यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है? अच्छा, सबसे छोटा तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा ये पूछता तो फिर ये आपका डाटा इनएडिक्वेट यानी मतलब कम डेटा यहाँ पर दिया हुआ था। तो सबसे छोटा अगर दिया है तो सबसे छोटा आपका कौन हो जाएगा? रिचा हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, नाउ द एग्जैक्ट टाइम इज 10:30। अभी ठीक 10:30 बजे हैं। द बिग नीडल ऑफ माई वॉच इज इंडिकेटिंग टूवर्ड साउथ, द स्मॉल नीडल इज इंडिकेटिंग इन विच डायरेक्शन। देखिए 10:30 बजते हैं तो क्या होता है, ये आपका 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। तो 9 के बाद 10 और 11। अब इसने कहा कि 10:30 बजे हैं, 10:30 मतलब कि यहाँ पर होगी एक सुई और एक सुई यहाँ पर होगी। इसने कहा है कि जो बिग नीडल है, जो बड़ी वाली सुई है वो साउथ में है। तो साउथ में है यानी नीचे है, बिल्कुल सही बात है। नीचे साउथ ही होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में आपका वेस्ट होता है। अब इसने पूछा है कि ये जो वाली सुई है ये कौन सी दिशा में है, तो ये आपकी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी यानी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आउट ऑफ दीज विच इज मिसिंग। इनमें से कौन सी संख्या लुप्त है? CXFUIROLRI। तो इसमें देखिए सबसे पहले C के बाद F आया है यानी C का 3 होता है, F का 6 होता है, I का 9 होता है और 3, 6, 9 इसके बाद आपका 12 आ जाएगा। तो 12 नंबर पर आपका क्या होता है? L होता है। तो L से जो भी स्टार्ट हो रहा है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो L वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, C और X ये क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर दो लेटर्स की जो पोजीशन है उनका सम 27 आ जाता है तो वो आपके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे ही आपका FU ऐड करके देख सकते हैं, IR देख सकते हैं और जो LO हमने यहाँ पर निकाला है इसको भी आप देख सकते हैं। O आपका 15 होता है, L आपका 12 होता है, तो इनका सम आपका 27 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इफ़ इन सर्टेन ईयर विच इज़ नॉट अ लीप ईयर February 28 is Monday, then what will the day on the following January 2। अच्छा, यदि किसी वर्ष में जो लीप ईयर्स नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? अब देखिए मैंने आपको बताया था जब डिटेल्ड वीडियो कराई थी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं कि यदि हमारा ईयर लीप नहीं है यानी लीप ईयर अगर नहीं है तो उसमें हमारे 52 हफ्ते यानी 52 वीक प्लस 1 डे एक्स्ट्रा बच जाता है। और यदि लीप ईयर है तो फिर उसमें 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लीप ईयर की बात नहीं हो रही है तो अभी हम लीप ईयर की बात नहीं करेंगे। इसने पूछा है कि अगर 28 फरवरी को सोमवार है तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 28 फरवरी से अगर हम 28 फरवरी तक जाते हैं, 28 फरवरी से अगर हम 28 फरवरी तक जाते हैं अगले साल, क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो देखिए ये सोमवार था तो अगले 28 फरवरी को आपका क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अब लेकिन हमें यहाँ पर जाना है 2 जनवरी को, तो 28 दिन अगर हम पीछे चले जाएंगे तब भी आपको वहाँ पर क्या होगा? मंगल होगा। ठीक है, क्योंकि 28 फरवरी को आपका अगर मंगल है तो 28 दिन पीछे कर जाते हैं क्योंकि 4 हफ्ते हो जाएंगे पूरे पूरे, तब भी आपका क्या होगा? मंगल होगा। अब 28 के बाद आपका 31 जनवरी बचा। अच्छा, जनवरी में भी आप 28 दिन पीछे अगर जाते हैं तो फिर सोमवार, मंगलवार,
तो जिस तरह से आपने पूरे 28 फरवरी के 28 दिनों को घटा दिया यानी कि 4 हफ्ते थे, इसी तरह से जनवरी के हम 4 हफ्तों को यहाँ पर अगर घटा देंगे यानी 28 दिन घटा देंगे, 31 की जनवरी होती है, 28 दिन अगर निकाल देंगे तो आपके 3 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अब यहाँ पर अगर 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं यानी कि 1, 2 और 3, तो ये जो आपका चौथा दिन ये आपका मंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम हफ्ते मंगल चल रहे हैं। मंगल से एक दिन पीछे आपका क्या आएगा, मंगल से एक दिन पहले आपका सोमवार और उससे एक दिन पहले आपका यहाँ पर रविवार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रविवार ही सही आंसर होना चाहिए। अगर 28 फरवरी को सोमवार है तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो रविवार इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, सी संडे। धन्यवाद। 28 फरवरी को सोमवार है तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 28 फरवरी से 28 फरवरी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 163। इफ स्काई इज कॉल्ड सी, सी इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड क्लाउड एंड क्लाउड इज कॉल्ड रिवर, देन व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी। यदि आसमान को समुद्र कहा जाता है तथा समुद्र को पानी, पानी को वायु, वायु को बादल और बादल को नदी कहा जाता है तो प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, तो प्यास लगने पर हम भाई पानी पीते हैं। और इसमें पानी को क्या कहा गया है, तो पानी को वायु कहा गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 164। Shirish is taller than Ashutosh. Raju is taller than Charu, but Charu is shorter than Bala. Ashutosh is shorter than Charu. Charu is taller than Shirish. Who is the tallest? ठीक है, हिंदी में देखिए, शिरीष आशुतोष से लंबा है। शिरीष जो है वो आशुतोष से लंबा है, तो शिरीष को ऊपर रखा, आशुतोष को नीचे रखा। राजू चारू से लंबा है परंतु बाला से छोटा है। आशुतोष चारू से छोटा है, आशुतोष जो है चारू से छोटा है और शिरीष से लंबा है। आशुतोष चारू से छोटा है, अच्छा आशुतोष चारू से छोटा है और चारू शिरीष से लंबा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका चारू और आशुतोष, शिरीष आशुतोष से लंबा है, राजू चारू से लंबा है, तो राजू आपका यहाँ आ जाएगा। राजू चारू से लंबा है परंतु बाला से छोटा है, तो बाला ऊपर आ जाएगी सबसे। आशुतोष चारू से छोटा है, जो आशुतोष है वो चारू से तो छोटा है, बिल्कुल छोटा है, और चारू शिरीष से लंबा है, चारू शिरीष से लंबा है, ये बात भी ठीक है। तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपका बाला होगा, क्योंकि बाला, एक मिनट, राजू चारू से लंबा है परंतु बाला से छोटा है, तो बाला ही यहाँ पर सबसे लंबी होगी, लंबा होगा या जो भी है ये, तो बाला ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 165 आपके सामने ये रहा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ वॉच पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विरोधी दिशाओं में कब होंगी, तो विरोधी दिशाओं में होने का मतलब है कि एक सुई अगर इधर होगी तो दूसरी इधर होगी, इसका मतलब इसने कहा है कि 180 डिग्री का कोण ये कब बनाएगी। ठीक है, अगर दो सुई आपस में एक दूसरे के अपोजिट है तो वो 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला होता है जो आप सभी को याद होना चाहिए और जिससे आप हर क्वेश्चन कैलेंडर का कर सकते हैं, अगर इस तरह एंगल आपको निकालने के लिए दे दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 165 में जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर्मूला होता है आपका 11, यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है आपका 11/2m - 30h, ठीक है, और इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस में 180, या मतलब थीटा होता है। जो भी एंगल आपको दिया है उस एंगल को आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसने कहा है कि 3 से 4 के बीच में आपका कितनी बार, मतलब किस टाइम पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो आइए फटाफट, m मतलब मिनट और h मतलब घंटा, तो 3 से 4 के बीच का अगर दिया है तो पहला वाला घंटा हम यहाँ पर लेकर चलेंगे और मिनट क्योंकि हमें निकालना है तो मिनट को ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11/2m तो ऐसा ही रहेगा -30, अब h की जगह पर हमें क्या लिखना है, पहला वाला घंटा इंटू 3 इक्वल टू कितने डिग्री का कोण पूछा है, अपोजिट होंगी यानी 180 का। तो अब यहाँ पर देखिए 30 दिया कितना होता है आपका 90, ये 90 इस 180 में जब जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 270, यानी 11/2m बराबर 270। अब क्या होगा, 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, 11 नीचे आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, m बराबर 27 दूनी 54, 540/11। अब इसको अगर हम भाग करते हैं तो यह आ जाएगा आपका 11 चौक 44, इसके बाद 10 बचा तो 11 निम 99,
49 सही 1/11। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए 3:इतने यानी 3:49 सही 1/11 पर आपकी जो सुइयाँ होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। इसमें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये गलत है। और जब भी ऐसा होता है तो आप सभी को यहाँ पर बोनस पॉइंट मिल जाते हैं। यानी जब भी आंसर गलत होता है या क्वेश्चन ही गलत होता है तो उसके मार्क्स सभी को दे दिए जाते हैं। उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जब भी आपसे एंगल पूछे, यहाँ पर देखिए 180 का, इसने बताया नहीं कि 180 का एंगल बताना है, लेकिन सिर्फ इसने सुइयों की दिशा दे दी। और अगर आपसे यहाँ पर एंगल भी पूछ लेता है कि 60 डिग्री का कोण कब बनेगा या 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर थीटा की जगह पर एंगल रखेंगे और इस फॉर्मूले से मिनट आपको निकालनी है, घंटा पहला वाला लेंगे, ये हमेशा याद रखना है। क्योंकि देखिए 3 और 4 के बीच में निकालना है तो हम 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 बज के कुछ मिनट पर अगर हम निकालेंगे तो वो 4 और 5 के बीच में हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 4 के बीच में पूछा है तो तीसरा घंटा लेंगे और 3 बजकर जितनी मिनट आएगी। अब देखिए यहाँ पर ये 3:49 111 से 49 से 111 सेकंड जो है ये 3 से 4 के बीच में आपका आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्ट। निम्न में से कौन सा कथन परस्पर व्याघाती है। सभी फूल सुवासित नहीं होते, अधिकतर फूल सुवासित नहीं होता, कोई भी फूल सुवासित नहीं होता या अधिकतर फूल सुवासित नहीं होते। ऑल फ्लावर्स आर नॉट फ्रेग्रेंट, मोस्ट फ्लावर्स आर नॉट फ्रेग्रेंट, नन ऑफ द फ्लावर्स आर इज फ्रेग्रेंट, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट। इसमें पूछा है कि कॉन्ट्राडिक्ट कौन है, यानी एक दूसरे के अपोजिट कौन है। तो देखिए सभी फूल सुवासित नहीं होते और अधिकतर फूल सुवासित होते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो 1 और 4 भी है, लेकिन 1 और 4 इसमें ऑप्शन में नहीं है। अधिकतर फूल सुवासित नहीं होता और कोई भी फूल सुवासित नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर कोई भी फूल सुवासित नहीं होता और अधिकतर फूल सुवासित होते हैं, तो 3 और 4 में यहाँ पर मुझे कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है। 3 और 4 में अधिकतर फूल नहीं होते, अधिकतर फूल होते हैं। यहाँ पर देखिए अधिकतर फूल सुवासित नहीं होता और यहाँ पर अधिकतर फूल सुवासित होता है, तो इसमें आपका कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि ये व्याघाती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 और 4 होना चाहिए, लेकिन 2 और 4 भी यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं है। तो फिर आपका जो सही आंसर है वो 3 और 4 ही होगा। 3 और 4 ही आपके क्या हैं, ये भी आपके कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बीच बीच में मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो हो जाती है। चलिए, द क्लिनिक ऑफ अ डॉक्टर faces west. From the back side of his clinic, he walks straight 100 meter, then turn to left and walk 100 meter again. Finally, he turns toward right and stop after walking 50 meters. Now, in which direction is doctor from the straight point? स्ट्रेट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट हो गए। हिंदी पढ़ लेते हैं। एक डॉक्टर की क्लिनिक का दरवाजा पश्चिम की दिशा में खुलता है। वह अपने क्लिनिक के पीछे से, अच्छा दरवाज़ा अगर उसका पश्चिम में खुलता है यानी पश्चिम इधर है, वह पीछे की साइड से यानी इस साइड से चलता है 100 मीटर सीधा चलता है। 100 मीटर चला, ठीक है, यहाँ से वो 100 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 100 मीटर चलता है, बाईं मुड़ा, फिर 100 मीटर चला। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। बताइए वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु ये है, ठीक है, तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। किस किस के बीच में है, आपका ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इफ द स्टेटमेंट ऑल पॉलिटिशियन are dishonest is true, which one of the following is necessarily false? No politician is dishonest, some politicians are dishonest, या some politicians are not dishonest, all politicians are honest. सभी राजनीतिक बेईमान हैं, सभी राजनीतिज्ञ अगर बेईमान है, अगर ये बात सही है तो इनमें से कौन सा है जो 100% असत्य होगा। कोई राजनीतिज्ञ बेईमान नहीं है। अब हमें इसको सत्य मानकर चलना है, ठीक है। तो सभी राजनीतिक बेईमान हैं, तो ये तो आपका पूरी तरह से मतलब होगा गलत थी, लेकिन और देखते हैं कोई अच्छा ऑप्शन हो। तो कुछ राजनीतिज्ञ बेईमान है, तो यहाँ पर तो सभी का कहा है, तो ये तो बात सही होगी। कुछ राजनीतिज्ञ बेईमान नहीं है, कुछ की बात आई है, यानी कि यहाँ पर सभी को बेईमान बताया गया है। और सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार हैं, यहाँ पर कहा गया है सभी राजनीतिज्ञ बेईमान हैं और यहाँ पर सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार हैं। तो ये जो है आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि यही आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। निम्नलिखित अंकों के क्रम में वह कौन सा अंक है जो ठीक बीच वाले अंक के बाएं से तीसरा है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर ठीक बीच वाला नंबर निकालना है। तो देखिए, अगर आप इसको यहाँ से पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ये इधर से भी है और 9 तक आपका ये इधर से भी है, तो दोनों साइड से हमने इनको काट दिया है। अब यहाँ पर देखिए 2 4 6 और 1 2 3, ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पर हटा दिया है। अब बचे हमारे ये 3, तो इन 3 में बीच में आपका क्या है 9 है, तो बिल्कुल बीच में जो आया है वो आपका 9 है, बिल्कुल बीच वाला 9 है। इसने पूछा है ठीक बीच के वाले अंक के बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा 1 2 3, तो 4 जो है वो आपका बाएं से तीसरा होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राम वॉक्स 6 किलोमीटर इन द ईस्ट एंड द वॉक्स 50 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, देन टर्न्स टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर At last he walked toward west 10 किलोमीटर. How far is he from the original place? राम 6 किलोमीटर पूर्व और उसके बाद 50 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। अच्छा 50, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए राम यहाँ पर खड़ा है, वो पहले पूर्व में चलता है 6 किलोमीटर, उसके बाद 50 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, दक्षिण नीचे है 50 हमने यहाँ पर मान लिया, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, अंत में 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। उत्तर दिशा आपकी कहाँ होगी? एट लास्ट वॉक टुवर्ड वेस्ट, ईस्ट वेस्ट है, यहाँ पर वेस्ट का है और यहाँ पर उत्तर का है। एक मिनट। एट लास्ट ही वॉक्स वेस्ट 10 किलोमीटर, अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। हिंदी में उत्तर लिखा है और इंग्लिश में आपका वेस्ट दिया हुआ है, यानी पश्चिम। तो ये देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, तो इसको सॉल्व करके क्या करना, अगर हम इसको पश्चिम लेते हैं तो यहाँ इस साइड में जाना होगा, और अगर उत्तर लेते हैं तो फिर इस साइड में जाना होगा। तो ये इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसलिए ये भी आपका यहाँ पर सॉल्व नहीं करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या समूह जो है भिन्न है? 11 3 3 17, 41 5 3 47, 71 7 3 17 और 31 14 18 7। तो इनमें आपको यहाँ पर कौन सा डिफरेंट लग रहा है? जहाँ तक मुझे लग रहा है वो आपका डी यहाँ पर डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इन तीनों ऑप्शंस में आप देखिए ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इसमें ये आपका 14 और 18 प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 172, इफ समर इज कोडेड एज रनर देन द कोड ऑफ विंटर विल बी। अगर समर को रनर का लिखा जाता है तो विंटर को क्या लिखा जाएगा? देखिए समर को रनर एस से आर आया, यू ऐसा का ऐसा ही रहा आपका, एम जो है वो +1 हुआ, ये भी +1 हुआ, और ये लास्ट में आर भी आपका एज इट इज़ यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो पहले वाले को एक माइनस करना है, तो यहाँ पर देखिए विंटर है, तो विंटर में से एक अगर माइनस करेंगे, डब्ल्यू में से एक माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, यू वी आएगा। तो वी आएगा। अब देखिए यहाँ पर वी से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको और आगे जाने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इफ़ 1/7 ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 5, व्हाट इज 25% ऑफ 400 ऑफ दैट नंबर। यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है तो उस संख्या के 400 का 200% क्या होगा। देखिए मान लीजिए संख्या हमारी x है, तो x का 1/3, 1/3 का 1/7 जो है वो आपका 5 दिया गया है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू आपकी आएगी 7 21 पंजे 105, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अब इसने कहा है कि 105 के 400 का, तो इसका मतलब ये होता है कि 105 में हम 400 की गुणा करेंगे और फिर उसका 25% निकालेंगे। तो 25% यानी कि 25/100, तो 100 से आपकी 2 जीरो कट गई, 25 चौका 100, इस तरह से 10500 आपका यहाँ पर सही आंसर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर एक भी ये आंसर नहीं है। तो फिर यहाँ पर या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या फिर ऑप्शंस में गड़बड़ है, यही हम कह सकते हैं। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो ये आंसर निकाला है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्लीट द सीरीज 23 48 99 203 और 413। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा इसके बाद कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। तो 23 से 48 आया, यानी लगभग 2 गुना + 2 48 दूनी आपका होता है 96, यहाँ पर 3 ऐड किया है दुगना करके। और यहाँ पर अगर बात करें तो 99 दूनी होता है आपका 99 दूनी 198 होगा, और 198 से कितना ज़्यादा है तो ये आपका
5 ज़्यादा है, ये आपका 5 ज़्यादा है, +5 हुआ है। और 203 के बाद यहाँ पर देखिए अगर दुगुना करते हैं तो आपका 406 आता है, और 406 में आपका यहाँ पर 7 जोड़ा गया है, यानी कि दुगुना करके हम उसमें नेक्स्ट प्राइम नंबर ऐड कर रहे हैं। पहले 2, 3, फिर 5, फिर 7। अब 406 का हम अगर यहाँ पर दुगुना करते हैं तो हो जाएगा 812, और 7 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 7 के बाद हमारा 9 नहीं होता है, 11 होता है। इस तरह से 823 आपका यहाँ पर, सॉरी 406, ये 413 था, तो 413 दूनी 426 होगा आपका। और 426 में जब 11 ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 434 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, 437 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 826 है, 826 में 11 ऐड करेंगे तो 837 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 175, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 56, किसी नंबर को जब 56 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 29 बचता है। बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी मच इजी। इफ़ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 देन द रिमाइंडर इज। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए नंबर को जब 56 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आपका 29 बचा। देखिए रिमाइंडर क्या होता है? जिससे भाग दिया जाता है उससे कम वैल्यू अगर बच रही है तो वही आपकी रिमाइंडर हो जाती है। अब यहाँ पर 56 से भाग दिया तो 29 रिमाइंडर बच गया। अगर हम उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो 29 तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो सीधा सीधा इस 29 को ही 8 से यहाँ पर भाग लगा दो, 8 दिया 24, तो 5 यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचेगा, तो 5 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो बड़ी संख्या का रिमाइंडर है उसको छोटी संख्या से भाग कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर मिसिंग नंबर बताना है। 5, 4, 3, 8, 9, 4, 20, 9। अच्छा यहाँ पर बताना है, तो 5, 4, 9, 5 चौक 20, 3, 8, 11। हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए समझ में आ गया है। 5 और 4 को ऐड किया, यहाँ लिख दिया। 5 और 4 की मल्टीप्लाई की यहाँ लिख दी। 3 और 8 का जोड़ा यहाँ पर लिख दिया। 3 और 8 की मल्टीप्लाई की यहाँ पर लिख दी। इसलिए 9 और 4 को हम यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 चौक 36। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 176 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 170, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट 90 डिग्री। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां 90 डिग्री के मतलब 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। एक दिन में पूछा है, यानी 24 घंटे में पूछा है, तो कितनी बार होती हैं? देखिए 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। इस तरह से 24 घंटे में आपका कितना? 48 बार बनना चाहिए, लेकिन 48 बार नहीं बनता है। यहीं पर आप गलती कर जाते हैं। 48 बार नहीं बनता है तो फिर कितनी बार बनता है? देखिए ये बनता है आपका, देखिए जो और आपका 90 डिग्री बनता है वो एक तो 3 बजे बनता है और एक 9 बजे बनता है। तो 12 घंटे में ये आपका 2 बार हो गया, और 24 घंटे में ये 4 बार हो जाता है। तो इसलिए 48 में से 4 यहाँ पर कम हो जाता है। अब देखिए ये कम यहाँ पर क्यों होता है? यदि आप 3 से 4 के बीच में और 4 से 5 के बीच में देखेंगे तो आपका जो 90 डिग्री का कोण है वो ओनली 3 टाइम्स 3 बार बनता है। और इसी तरह से अगर आप 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में देखेंगे तो 1 घंटे में 2 बार ना बनकर, क्योंकि देखिए एक तो 9 बजे बन जाएगा, तो 8 से 9 के बीच में ये भी आएगा, फिर यह 9 बजे बन रहा है तो ये 9 से 10 के बीच में भी आपका आ जाएगा। इसलिए इन 3 घंटों में आपका जो 90 डिग्री का कोण है वो सिर्फ 3 बार ही बनता है। इसी तरह से यहाँ पर 3 बार बनता है, जबकि कितनी बार बनना चाहिए था? 4 बार बनना चाहिए। तो एक यहाँ कम हुआ, एक यहाँ कम हुआ। इसी तरह से ये मतलब 12 घंटे में 2 कम हुए, तो 24 घंटे में आपके यहाँ पर 4 कम हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनेगा वो आपका 44 बार बनेगा, ना कि 48 बार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेस 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। If he attempt all 75 questions and ही स्कोर 125 मार्क्स, द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट दिया जाता है या खो देता है। यदि छात्र ने सभी 75 प्रश्न हल किए हैं तो 125 अंक प्राप्त किए हैं, तो सही उत्तरों की संख्या कितनी है? इसको वैसे तो आप देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से चलिए पहले ऑप्शन से ही इसको मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। सही उत्तर पूछा है, सही उत्तर अगर हम यहाँ पर 35 मानते हैं तो 35 अगर सही किए हैं तो सही पर आपके 4 नंबर मिलते हैं। तो 35 दूनी 70, 70 दूनी
140 आपके यहाँ पर हो जाएंगे। और 140 में अगर 35 सही है तो फिर गलत कितने होंगे? देखिए टोटल क्वेश्चन है आपके 75, अगर 35 सही है तो फिर 40 गलत होंगे। और 40 गलत के लिए एक पर्सन के लिए एक गलत के लिए एक पर्सन एक नंबर को देता है, तो आपके यहाँ पर 100 बनेंगे। लेकिन नंबर इसको मिले थे 125, तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन देखिए फटाफट से 42वां। तो 42 अगर हम यहाँ पर सही लेते हैं तो 42 में अगर हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक सही पर 4 नंबर, तो 42 सही पर 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 नंबर। और फिर 42 और टोटल आपके कितने हैं? 75 हैं। तो फिर आपके यहाँ पर 33 गलत हो जाएंगे। अगर इसमें हम 33 घटाते हैं तो देखिए 8 में से 3 गए आपके 5, 6 में से 3 गए आपके 3, 135 बनते हैं। लेकिन मार्क्स उसके 125 थे, तो ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पर सही नहीं होगा। अगला देखिए अगला ऑप्शन है आपका सी 40। तो 40 में सही है तो आपके 160 मार्क्स होंगे। और अगर 40 सही हैं तो फिर गलत कितने होंगे? आपके 35, क्योंकि टोटल 75 हैं। और अगर 160 में से 35 हम यहाँ पर लेस करते हैं तो 125 आ जाता है। यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सही उत्तर उसने 40 दिए और 35 जो क्वेश्चन है वो उसने यहाँ पर गलत कर दिए थे। तो 35 का एक नंबर कटा तो उसके 125 ही मार्क्स यहाँ पर रह गए थे, यानी नेगेटिव मार्किंग थी। तो उसको यहाँ पर कितना लॉस हुआ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर इसको ट्रेडिशनल तरीके से हम यहाँ पर करते हैं तो देखिए क्या होगा। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि अगर उसने सारे 75 के 75 जो क्वेश्चन है वो अगर सही किए हैं तो उसको कितने नंबर मिलते? तो उसको मिलते हैं यहाँ पर 300। लेकिन उसको मिले कितने? 125 मिले। तो 300 में से हम 125 यहाँ पर कम कर देते हैं तो ये बनते हैं आपके 175। ठीक है, 175 बनते हैं। यानी कि सही के लिए 125 मिले और गलत के लिए 175 उसके कट जाते हैं। तो देखिए कटने का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन जो उसने गलत किया उसके 4 नंबर तो गए ही गए और प्लस 1 नंबर और उसने यहाँ पर खो दिया, तो टोटल 5 नंबर उसने यहाँ पर खो दिए। तो इसलिए 175 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे गलत प्रश्नों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। देखिए 5 तिया 15 और 5 पूरे 25, इस तरह से 35 जो हमारे ये गलत प्रश्नों की संख्या आ गई है। अगर 35 हमारे गलत हैं तो मेरे भाई 75 में से अगर हम 35 घटा देंगे तो हमारे सही आ जाएंगे और सही आपके 40 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 179 और 180 जो है वो आपके स्टेटमेंट और अजम्पशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जो हमारा स्टेटमेंट गिवन होता है वही सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि का मतलब ये है कि उसी को सत्य मानकर, उसी को ट्रू मानकर हमें अपनी जो मान्यता यानी अजम्पशंस होते हैं उनको सही या गलत बताना होता है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि यदि केवल मान्यता एक अंतर्निहित है तो ए उत्तर दीजिए, दो है तो बी दीजिए, यदि इनमें से कोई एक है तो सी उत्तर दीजिए, और इनमें से यदि एक और दो में से कोई नहीं है तो डी उत्तर दीजिए। ठीक है, इंग्लिश में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न देखते हैं 179। देखिए, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रदर्शन पर यानी डिस्प्ले पर यह लिखा है, क्या हमारे स्टोर में चोरी का प्रयास करें। अ डिस्प्ले इन द डिपार्टमेंटल स्टोर, इसमें लिखा है कि ट्राई एंड स्टील फ्रॉम आवर स्टोर, ये लिखा है। अब हमें इसको सच मानकर देखना है कि क्या ये दोनों बातें सही हैं। मान्यता एक यानी अजम्पशन 1 में है कि पीपल वांट टू स्टील फ्रॉम द स्टोर, लोग स्टोर में चोरी करना चाहते हैं। अब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया, यानी कि हमें अपनी नॉलेज का इतना ज़्यादा प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है कि अगर ये हुआ तो ये हो सकता है, ये हुआ तो वो होगा, ये तो यो, तो उसका प्रयोग हमें नहीं करना है। जो हमारा ज़्यादा ज्ञान है उसको साइड में रख देना है। जैसे अगर यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट होता कि सिगरेट पीने से स्वास्थ्य खराब होता है या सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और मान्यता में होता कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, तो क्या जो हमने ये कहा कि स्वास्थ्य पीने से मतलब सिगरेट पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, ये तो ठीक बात है, लेकिन क्या सिगरेट नहीं पीएंगे तो हमारी जो सेहत है, हमारा जो स्वास्थ्य है उसमें वृद्धि होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है कि ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। यहाँ पर दिया है हमारे स्टोर से चोरी का प्रयास करें, मान्यता में दिया है कि लोग स्टोर से चोरी करना चाहते हैं, तो ऐसा तो हमें इससे कुछ नहीं पता चल रहा है, तो इसका मतलब ये मान्यता आपकी गलत हो जाएगी। स्टोर में चोरी को मॉनिटर करने का तंत्र है, द स्टोर हैज़ अ थेफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। देखिए, अगर सोचा जाए तो थेफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम उनके घर में, उनके स्टोर में होगा, तभी उन्होंने ये लिखा है कि हमारे स्टोर में चोरी का प्रयास आप कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या ये बात क्लियर होती है कि
स्टोर में मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है? तो इससे ये बात क्लियर नहीं कह सकते हैं हम क्लियर कि स्टोर में चोरी को मॉनिटर करने का तंत्र यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्या मान्यता 2 यहाँ पर सही होगी या गलत होगी, इसका फैसला आपको करना है। इसने कहा कि ट्राई एंड स्टील फ्रॉम आवर स्टोर और द स्टोर हैज़ अ थेफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। देखिए, हम इस स्टेटमेंट से सीधा सीधा ये मान्यता नहीं कह सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही यहाँ पर गलत होंगे। और अगर दोनों गलत होंगे तो मतलब इफ़ नीदर अजम्पशन ए और 2 इम्प्लिसिट, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक और आपका ऐसा ही आएगा। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड द B.Ed फीस फॉर अनएडेड कॉलेजेस ऑल्सो, यानी कि सरकार ने गैर अनुदानित B.Ed विद्यालयों के लिए B.Ed फीस निर्धारित की है। इसमें मान्यता 1 है, असम्पशन है, अनएडेड B.Ed कॉलेज कैन नॉट इंक्रीज फीस ऑन देयर ओन, यानी गैर अनुदानित B.Ed विद्यालय स्वयं फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरा है, गैर अनुदानित B.Ed विद्यालयों ने एक समान फीस की संरचना लागू नहीं की है। तो इसमें आपका कौन सी मान्यता यानी कौन सा असम्पशन गलत होगा, कौन सा सही होगा, इसको फटाफट से देखते हैं। सरकार ने गैर अनुदानित B.Ed विद्यालयों के लिए B.Ed फीस निर्धारित कर दी है। अगर निर्धारित कर दी है तो फिर कोई भी B.Ed विद्यालय फीस नहीं बढ़ा सकता है। ये बात तो इससे इस स्टेटमेंट से सीधी सीधी साफ हो जाती है, यानी मान्यता 1 तो आपकी यहाँ पर स्वीकार्य है। मान्यता 2 यानी असम्पशन 2 जो है, अनएडेड B.Ed कॉलेजेस फॉलोड नो यूनिफॉर्म फॉर फी स्ट्रक्चर, यानी गैर अनुदानित B.Ed विद्यालयों ने एक समान फीस संरचना लागू नहीं की। क्या इससे ये बात पता चलती है? तो इससे ये बात सीधे सीधे पता नहीं चल रही है। हो सकता है कि एक समान फीस संरचना लागू ना की हो, इसलिए सरकार ने उनके लिए फीस निर्धारित कर दी हो, लेकिन इससे यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको नहीं कह सकते हैं। तो मेरा हिसाब से ये जो है असम्पशन आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। देखिए, इसकी ऑफिशियल आंसर की मेरे पास नहीं है, इसलिए इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से देखें कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 181 और 182 में क्या दिया गया है, बेस्ड ऑन एनालॉजी। अच्छा, एनालॉजी पर बेस्ड है। तो इंजीनियर इज रिलेटेड टू मशीन इन द सेम वे डॉक्टर इज रिलेटेड टू, इंजीनियर जिस तरह मशीन से संबंधित है तो डॉक्टर किससे संबंधित है? इंजीनियर मशीन तो डॉक्टर क्या? इंजीनियर अगर मशीन को ठीक कर सकता है, ठीक है, तो डॉक्टर जो है वो बीमारी को ठीक कर सकता है। इस तरह से हम इसको देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोबरा इज रिलेटेड टू स्नेक इन द सेम वे द लेपर्ड इज रिलेटेड टू, कोबरा सांप से उसी तरह संबंधित है जैसे तेंदुआ किससे, यानी कोबरा सांप की प्रजाति है तो तेंदुआ किसकी प्रजाति है? तो तेंदुआ चीता, शेर, बिल्ली या हीरो। तो दोस्तों, चीता जो है वो आपकी बिल्ली की प्रजाति में से आता है, तो कैट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 183 में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर टाइम ले जाते हैं। फटाफट से देखते हैं कि इसको कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 183, फटाफट से कहा है, देयर इज ए ग्रुप ऑफ 6 पर्सन्स ABCDE and F फ्रॉम अ फैमिली, देयर आर साइकोलॉजिस्ट, बैंक मैनेजर, लॉयर, बिजनेसमैन, डॉक्टर एंड इंजीनियर। 6 व्यक्तियों के एक समूह है, ABCDE और F एक परिवार से संबंधित है। वे पेशे से मनोवैज्ञानिक, बैंक मैनेजर, वकील, व्यापारी, डॉक्टर और इंजीनियर है। डॉक्टर F का दादा है जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, यानी कि डॉक्टर जो है वो F का दादा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्टर किसका दादा है? F का दादा है। तो एक स्टेप, 2 स्टेप, F का दादा है जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। तो मनोवैज्ञानिक कौन है यहाँ बताया, इसने बताया, देखिए F एक मनोवैज्ञानिक है, F एक मनोवैज्ञानिक है। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है। अगला बढ़ते हैं, बैंक मैनेजर का विवाह A से हुआ है। अब यहाँ पर A का अभी हमें नहीं पता है। C जो कि एक व्यापारी है का विवाह वकील से हुआ है। B माँ है F तथा E की, B जो है वो माँ है F तथा E की। तो यहाँ पर पिता है, तो यहाँ पर B जो है वो माँ हो जाएगी इन दोनों की, ठीक है, ये माँ हो जाएगी। अब देखिए, बी माँ है, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो एक तो विवाहित जोड़ा ये हो गया और एक जो विवाहित जोड़ा है वो आपका डॉक्टर का होगा, यानी कि अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में एक बार देखते हैं, द डॉक्टर इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ F हु इज़ ए साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर जो है वो F का दादा है जो एक साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि ये साइकोलॉजिस्ट है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि डॉक्टर कौन है, A है, B है, C है या
फिर हमारा डी है। तो डॉक्टर, इस यहाँ से हमें क्या पता चलता है, डॉक्टर इज द ग्रैंड फादर ऑफ द एफ हु इज ए साइकोलॉजिस्ट। द बैंक मैनेजर इज मैरिड टू ए। बैंक मैनेजर कौन है, बी बैंक मैनेजर है, ठीक है, बी क्या है, बैंक मैनेजर है। इसकी शादी किससे हुई है, ए से हुई है, यानी कि ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। ए इसके पिता है, एफ के बी माता है। अब ए के पिता कौन है, यहाँ पर देखिए इतनी चीज़ हमें मिल गई है। ए कौन है, ए का विवाह है, सी जो कि एक व्यापारी है का विवाह वकील से हुआ है। अब यहाँ वकील कौन है, अब यहाँ पर वकील कौन है दोस्तों, वकील, अच्छा वकील, तो इन दोनों के बारे में तो यहाँ पर अभी कुछ बात हुई नहीं है। तो अगर हम दादा की जो वाइफ है उनको वकील मान लेते हैं, सी जो एक व्यापारी है, नहीं, को वकील हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर, बैंक मैनेजर का विवाह ए से हुआ है, बैंक मैनेजर का विवाह ए से हुआ है। तो डी कौन है, डी के बारे में हमें यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों। ई एफ, ई जो है वो क्या है, डॉक्टर तक देखिए, अगर हम यहाँ पर मानते हैं कि बैंक मैनेजर का विवाह ए से हुआ है, अगर हम बी को बैंक मैनेजर मान लेते हैं तो फिर यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है कि सी जो एक व्यापारी है उसका विवाह वकील से हुआ है, इसलिए हम बी को यहाँ पर बैंक मैनेजर नहीं मानेंगे, ठीक है। तो बैंक मैनेजर हम यहाँ किसे मानेंगे, बैंक मैनेजर हम यहाँ पर डी को मानेंगे। डी ये बैंक मैनेजर है और इसका विवाह ए से हुआ है, तो ए कौन हो गया आपका यहाँ पर, डॉक्टर हो गया, क्योंकि डॉक्टर पहले ही दे रखा है, एफ का दादा है। अब यहाँ पर जो हमने ये ए लिखा है, इस ए को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर अब क्या आएगा, यहाँ पर आपका सी आ जाएगा, क्योंकि जो आपका फोर्थ में दिया है सी जो कि एक व्यापारी है, आप ये आपका बिजनेसमैन हो गया, और बी आपका क्या हो गया, ये आपका लॉयर हो गया। तो अब यहाँ पर जो हमारा ये फिगर बना है ये बिल्कुल सही है। ई और एफ की माता है बी, तो ई यहाँ पर दिया है, ई क्या है, ई अब एक ही बचा, तो ई आपका यहाँ इंजीनियर हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए इसमें जो ये आपके दे रखे हैं पोस्ट, इसमें इंजीनियर ही बचा, तो आपका ई इंजीनियर यहाँ पर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ ई, तो ई आपका इंजीनियर हो जाएगा, हमने अभी अभी आपको बताया। 183 का डी आंसर सही हो जाएगा। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई, ए का ई से क्या संबंध है, तो ए आपका डॉक्टर है और ई क्या है, ई ये आप इसका बेटा है या बेटी है। ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, अच्छा तो ये इसका दादा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका ग्रैंडफादर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, यहाँ पर कितने मेल मेंबर्स हैं ये बताना है। तो मेल में देखिए एक तो ये दादा हो गए, एक पिता हो गए, दो तो ये हैं आपके, और ई और एफ क्या हैं, ई और एफ जो हैं उनका हमने यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, तो हम यहाँ पर दो के अलावा कुछ और नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई और भी मेल है। ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ ए, ए का प्रोफेशन क्या है, तो वो आपका डॉक्टर हो जाएगा, जो कि दादा हमने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द पेयर्स ऑफ कपल्स इन द फैमिली, तो कपल यहाँ पर कौन कौन है देखिए अभी आपको हम दिखा देते हैं। एक तो ए और डी कपल हैं और बी और सी, ए डी बी सी, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी, ए डी तो यहाँ पर नहीं है, बी सी देखिए डी, ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ए डी और बी सी दो कपल हैं, तो बी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 188 से 190 तक आपको क्या बताना है, बेस्ड ऑन एनालॉजी पर बेस। अब क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं। घर का जो संबंध छत से है वही संबंध इनमें से किस पर है, हाउस सीलिंग तो हट रूफ, बिल्डिंग फ्लोर, बेडशीट या ग्रेप्स वाइन, झोपड़ी छप्पर, भवन फर्श, बिस्तर चादर या अंगूर शराब। तो घर का जो संबंध छत से है, झोपड़ी का वही संबंध छप्पर से है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, चॉकलेट का चीनी से है, तो किसका संबंध इसी के समान है, अंडे का जर्दी से, दूध का क्रीम से, भवन का सीमेंट से या फिर सड़क का यातायात से। तो 189 का आपका क्या यहाँ पर सही होगा, चॉकलेट
चीनी से बनती है, सॉरी चॉकलेट में चीनी होती है, तो अंडे में जर्दी होती है, दूध में क्रीम, दूध से तो क्रीम निकाली जाती है। भवन में सीमेंट नहीं कह सकते हैं, सिर्फ सीमेंट नहीं होता है क्योंकि सड़क आता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए सही होना चाहिए। चॉकलेट, चीनी तो एग, आपका योग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बृहस्पति ग्रह है तो इनमें से क्या इसी के समान है? जुपिटर अगर प्लैनेट है तो एवरेस्ट पीक है, यमुना रिवर है, चिल्का लेक है या फिर मून सैटेलाइट है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? देखिए जुपिटर प्लैनेट, ठीक है, जुपिटर क्या है? एक ग्रह है, प्लैनेट है। एवरेस्ट एक पीक है, सही बात है। यमुना एक रिवर है, ये भी सही बात है। चिल्का एक लेक है, ये भी सही बात है। और मून जो है वो एक सैटेलाइट है, ये भी सही बात है। तो अब इसमें हमें सोचना है कि इसमें क्या आंसर लगेगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? अब इसका रीज़न सुन लीजिए। इसमें दिया है जुपिटर प्लैनेट, तो जुपिटर जो है वो एक प्लैनेट तो है ही, लेकिन वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसी तरह से एवरेस्ट जो है वो एक चोटी तो है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 191 से 192 भी बेस्ड ऑन आपका क्या है, फाइंड आउट करना है, ऑड वन आउट। अच्छा, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। ट्राउज़र, शर्ट, स्वेटर कोट, पजामा, कमीज, स्वेटर कोट। देखिए इनमें 3 जो है वो ऊपर पहने जाते हैं और ये आपका नीचे पहना जाता है, पैरों में, टांगों में। ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 192 देखिए सभी स्टूडेंट्स, 192 का चरण सिंह, एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या मोरारजी देसाई, इनमें से आपका क्या ऑड है? यानी 3 एक समान है और चौथा जो है वो अलग है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये यहाँ पर अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखिए चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई ये तीनों ही भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। क्वेश्चन 193 आपके सामने ये रहा। 193 और 194 में भी आपको पेयर में फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल स्कूल, सोल्जर ट्रूप, सिंगर कोरस और आर्टिस्ट ट्रूप। प्राचार्य विद्यालय, सिपाही टोली, गायक कोरस और कलाकार ट्रूप। तो यहाँ पर देखिए, जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है उसे ट्रूप कहते हैं, जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसे कोरस कहते हैं, और जो आर्टिस्ट का ग्रुप होता है उसे ट्रूप कहते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल का ग्रुप है उसे स्कूल नहीं कहते हैं। स्कूल में सिर्फ एक प्रिंसिपल होता है, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 194। ईरान एशिया, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया अफ्रीका और नॉर्वे यूरोप, इनमें आपका कौन सा अलग है आपको बताना है। तो ईरान जो है एशिया में है, बिल्कुल ठीक है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी ठीक है। अल्जीरिया अफ्रीका में है, ये भी ठीक है। और नॉर्वे आपका यूरोप में है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कैनबरा। कैनबरा यहाँ पर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि देखिए कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, यानी राजधानी है। और ईरान एशिया की राजधानी नहीं है, अल्जीरिया अफ्रीका की राजधानी नहीं है, नॉर्वे यूरोप की राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा 195 और 196 में आपको 3 एक जैसे हैं और चौथा जो है वो समूह यहाँ पर अलग है। तो वो जो अलग है वही आपको ढूंढना है। LPUB, UXEN, DKUZ और WAQS। जब आप यहाँ पर गौर करेंगे तो इनमें आपको दिखाई देगा कि LPUB ठीक है, UXEN ये भी ठीक है, DKUZ और WAQS। देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपके डबल वोवल है, यानी कि 2 वोवल्स आ रहे हैं, बाकी सब में एक एक वोवल है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप इसमें अगर कोई और लॉजिक लगाकर इसका आंसर सही बताते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर एक बार गौर ज़रूर करेंगे। एक बार मैंने ऐसा ही क्वेश्चन देखा था, लेकिन इसमें देखिए जैसे कैपिटल के है तो उसमें D स्मॉल k कैपिटल U और Z लिखा हुआ था, तो उसमें आंसर ये था क्योंकि इसमें K कैपिटल था, बाकी सब में जो है आपके वोवल स्मॉल लिखा हुआ है, सॉरी स्मॉल था। बाकी सारे ऑप्शंस में आपका जो वोवल है वो स्मॉल लेटर से था, और उस वाले ऑप्शन में जो आपका कॉन्सोनेंट है वो स्मॉल था, इसलिए वो अलग था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि इन तीनों में एक एक आपका वोवल है और इसमें ऑप्शन बी में ओनली एक ही वोवल यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FQMYARTG KLIZ और POCG। तो यहाँ पर क्या अलग होगा? तो FQMV ठीक है, ARTG KLIZ POCG। F होता है आपका 6,
Q होता है आपका 17, M होता है 13 और V होता है 22। तो यहाँ पर दूसरा एक बार और देख लेते हैं। 1, R होता है 18, T होता है 20 और G होता है 7। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ आपको दिख रहा है। K होता है 11, L होता है 12, I होता है 9 और Z होता है आपका 26। तो क्या यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? देखिए ऐसा तो कोई खास पैटर्न इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें इरेगुलर डिफरेंस है। कोई रेगुलर डिफरेंस होता तो हम इस पैटर्न को यूज़ कर सकते थे। अब यहाँ पर देखना है वोवल और कॉन्सोनेंट देख लेते हैं। देखिए इसमें एक वोवल है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें कोई भी वोवल नहीं है, सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इफ़ प्री नेट बिस मीन्स स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है और ये ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो सेंटेंस को हम कंपेयर करते हैं और इनमें जो आपका आइडेंटिकल होता है उसका मीनिंग यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्री नेट बिस और वोग नोर नेट, तो नेट जो है वो यहाँ पर आपका कॉमन है। अब इसके मीनिंग में देखते हैं क्या कॉमन है। तो स्मोकिंग इज़ हार्मफुल और इसका मतलब है अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स। तो नेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखिए हार्मफुल यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। तो NAT का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हार्मफुल। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना किसका है, तो यहाँ पर इन द लैंग्वेज मीन्स हैबिट, इन विच लैंग्वेज मीन्स हैबिट, हैबिट का हमें बताना है। तो हैबिट का क्या होगा, देखिए नेट का हमने हार्मफुल का तो निकाल लिया है। अब हार्मफुल के अलावा अब देखिए पहले और तीसरे में अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, अगर कि यहाँ पर कुछ है तो पहले और तीसरे में देखिए क्या कॉमन है, बिस कॉमन है। यहाँ पर आपका क्या है, बिस कॉमन है। और अगर इसके मीन्स में देखें तो मीन्स में आपका क्या कॉमन है, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल और इसका मतलब है अवॉइड तीसरे में देखना है, इसका मतलब है प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग। तो इसमें आपका स्मोकिंग कॉमन है, इसका मतलब बिस का मतलब आपका स्मोकिंग हो गया, बिस का मतलब आपका स्मोकिंग हो गया। अब हमें हैबिट का बताना है, हैबिट का बताना है तो अवॉइड हार्मफुल हैबिट और यहाँ पर है प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग। यहाँ पर आपका अवॉइड है, यहाँ पर भी अवॉइड है, तो इनमें देखते हैं और कौन सा आपका, तो देखिए डोर डोर, तो इसका मतलब अवॉइड इससे कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, VOG, तो VOG का मतलब आपका क्या हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंप्लीट द सीरीज 1, 9, 25, 49 -121, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 81 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए, 3, 10, 101, तो आगे क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 + 1 10, 10 ढाई 100 + 1। अब इसका स्क्वायर करके यहाँ पर 1 ऐड करना है, तो इसका स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से करके लिखिएगा। इसका स्क्वायर आप कर सकते हैं, ठीक है, मैं अब यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। इसका स्क्वायर करना है यानी x का स्क्वायर करना है और 1 ऐड कर देना है, बस यही इसमें यहाँ पर ट्रिक यूज़ हुई है। अगला प्रश्न नंबर 200, यानी आधे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी आधे और बचे हैं और वीडियो देखिए बहुत बड़ी होती जा रही है, इसलिए अब मैं यहाँ पर अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ करने वाला हूँ। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज़ 196, 169, 144, 121 और 101। इसमें पूछा है कि कौन सा जो नंबर है सीरीज़ में वो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 196, 169, 144, 121। तो देखिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ 101 ना होकर के यहाँ 100 होना चाहिए था, तो 101 ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कंप्लीट द सीरीज PMT, OOS, NQR और MSQ। देखिए MNOP, तो एक कम L तो सब में है, ठीक है, L तो सब में है। अभी हमें देखना है कि इसमें क्या आएगा, तो M से NO PQRS TU, तो दूसरे नंबर का जो लेटर होगा वो हमारा U होगा। तो LU किस में है, आपका पहले ही ऑप्शन में है और किसी में बीच में U नहीं है, तो फिर हमें तीसरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप हम यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 202 और 203 में क्या बताना है, ये भी एनालॉजी पर बेस है आपका, और जो फिल इन द ब्लैंक है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। आसाम बिहू तो केरला क्या, आप जानते हैं कि आसाम का जो नृत्य है वो बिहू है, बिहू यानी आसाम का है, तो कौन सा केरला का है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, कथक है या फिर भरतनाट्यम है। तो 202 का जो आंसर आपका सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथकली। 203 देखिए, इम्पोर्ट अगर एक्सपोर्ट है
तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में संबंध है वो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में संबंध है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो देखिए 5 से आया 124, तो 7 से क्या आएगा? यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5 और 124 में आपको क्या रिलेशन दिख रहा है? तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा सोचूं तो 5 का अगर क्यूब करते हैं तो 125 आता है और 125 में से यहाँ पर एक कम किया गया है। इसी तरह से अगर मैं 7 का यहाँ पर क्यूब करूँ तो 343, तो 343 में से अगर एक कम कर दिया जाए तो 342। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205। 205 में यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ़ दिस इज कोडेड एज दिस, व्हाट विल बी द कोड फॉर दिस? 23 54 16, 23 54 16। अच्छा देखिए 2 को लिया है और उन्हें उनके प्लेस आगे पीछे कर दिए। इसी तरह हम ये करेंगे 8 9 7 6 4 5 आंसर हो जाएगा। 8 9 7 6 4 5 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इफ़ रीजन इज कोडेड एज 5 बिलीव्ड एज 7, व्हाट विल द कोड फॉर गवर्नमेंट? रीजन इज कोड एज 5। तो अगर देखिए बहुत छोटा सा नंबर दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ लेटर्स को गिनते हैं इस वर्ड में। 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 5 लिखा है। बिलीव्ड में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8 का 7 लिखा है, यानी कि एक कम करके बताना है। तो गवर्नमेंट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि एक कम करके हमें यहाँ पर बताना है। अगला देखिए, ये देखिए फिर से कूट भाषा वाला आ गया है। In a certain language 481 means sky is blue, 246 means sea is deep। अब देखिए यहीं से देखते चलिए इसमें क्या कॉमन है। 486 और 246 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। तो 4 के लिए अब इसके मीनिंग में देखिए, स्काई इज ब्लू और सी इज डीप, तो 4 का मतलब यहाँ पर इज हो गया क्योंकि यही इसमें कॉमन है। अब देखना है कि पहले और तीसरे में क्या कॉमन है। तो 4 8 1 6 9 8, 8 कॉमन है, तो 8 का मतलब यहाँ पर क्या होगा? 8 का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो देखते हैं इसमें अब क्या कॉमन है। सी लुक्स ब्लू और स्काई इज ब्लू, तो 8 का मतलब ब्लू हो गया। हमसे पूछा क्या है? हमसे डीप का पूछा है, तो डीप हमारा किस में है? डीप हमारा इसमें है, तो सी। अच्छा 246 और 698, इसमें आपका 6 कॉमन है और वर्ड में अगर देखा जाए तो आपका सी कॉमन है, तो 6 इक्वल टू हमारा सी हो गया। अब एक ही बचा क्या? यहाँ पर देखिए डीप के लिए यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास? हमने 4 को पहले ही यूज़ कर लिया, 6 को कर लिया, तो 2, तो 2 का जो कोड होगा वो आपका डीप हो जाएगा। 2 के लिए आपका डीप यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 208। A and B are brothers, C and D are sisters, A's son is D's brother, how B is related to C? A और B जो हैं वो भाई हैं, C and D are sisters हैं। A का बेटा D का भाई है। A का जो बेटा है, A का बेटा जो है वो किसका भाई है? D का भाई है। How B is related to C? अच्छा C and D are sisters, तो C and D are सिस्टर्स। अब इसने कहा है ए और बी भी क्या है? आपके भाई हैं। तो ये क्या है? इसका बेटा है, ये इसका भाई, तो ये इसका क्या होगा? ये इसका अंकल होगा क्योंकि पिता का भाई कौन होता है? अंकल होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 209 और 210 में आपको क्या बताना है। अच्छा पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। कथन ए इज़ फादर ऑफ सी बट सी इज़ नॉट हिज सन। ई इज़ डॉटर ऑफ एफ, सी E is daughter of C, F is the spouse of A, B is the brother of C, D is the son of B, G is the spouse of B and H is the father of G। तो पहले मैं इसका बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। अगर साथ साथ बनाते हैं तो फिर उसमें बहुत टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पर फिगर मैंने बना लिया है, अब इसको समझते हैं। पहला वाला पढ़िए, ए इज़ द फादर ऑफ सी बट सी इज़ नॉट हिज सन। ए फादर है सी का, ये तो यहाँ पर कन्फर्म है, लेकिन सी जो है वो सन नहीं है। अगर सन नहीं है तो फिर डॉटर होगी। डॉटर के लिए हम सर्कल का यूज़ करते हैं, मतलब फीमेल के लिए सर्कल का, और जो मेल होता है उसके लिए हम यहाँ पर स्क्वायर का यूज़ करते हैं। इसको आप समझिएगा। और जो ये मैंने यहाँ पर डबल चिन्ह लगाया है, इसका मतलब है कि ये मैरिड कपल है, ये पति पत्नी है। E is the daughter of C, E is the daughter of C, यहाँ पर हो गया है। F is the spouse of A, F is the spouse, F जो है पत्नी है A की, यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। B is the brother of C, B is the brother of C, ये यहाँ पर क्लियर हो गया। एंड D is the
सन ऑफ बी, डी इज़ द सन ऑफ बी, ये भी यहाँ पर हमने लिख दिया है। जी इज़ द स्पाउस ऑफ बी, जी पत्नी है बी की, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। और एच इज़ द फादर ऑफ जी, एच इज़ द फादर ऑफ जी, ये भी यहाँ पर आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन कौन क्या है। डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है, डी के पिता ये हैं, डी के पिता अगर ये हैं तो पिता की बहन और बहन के फादर, तो ये बी के भी फादर हुए, और ये माँ ये हो गई, ठीक है, माँ ये हो गई। तो डी की जो दादी है वो एफ है, डी की दादी कौन हो गई, ऑप्शन सी एफ करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए एफ का बेटा कौन है, एफ का बेटा कौन है, तो एफ का बेटा कौन है, बी है। एफ का बेटा बी क्यों है, क्योंकि देखिए एफ पत्नी है ए की बेटी है सी का भाई है बी, तो सी का भाई यानी ए का बेटा। अब ए की पत्नी एफ है तो एफ का भी बेटा, तो एफ का बेटा कौन है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नहीं है बस, हाँ यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए 211 और 212 के लिए भी यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो उन्हीं निर्देशों को फॉलो करते हुए यहाँ पर कोशिश करते हैं इसको बनाने की। 7 विलेजेस ABCDEF एंड G आर सिचुएटेड एज फॉलोज, E इज़ 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ B। चलिए मैं इसको पहले बना लेता हूँ और फिर आपको समझा दूंगा। तो देखिए फिगर हमारी यहाँ पर फिगर जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आइए इसको मैच करते हैं। E इज़ 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ B, E जो है वो B के वेस्ट में, अब देखिए आप ईस्ट इधर होता है तो वेस्ट इधर होगा, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर हमने यहाँ पर बना दिया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा है F इज़ 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A, ठीक है। अभी हम ए की बात नहीं करते हैं, अभी हम सिर्फ उसी की बात करेंगे जो E और B से रिलेटेड होगा। C इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A, इसका भी अभी नहीं पता है क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये वाली लाइन बनाई है, हम ये मानकर चल रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ये वाली लाइन अभी तक बनाई है सिर्फ। अब आता है D इज़, ये भी नहीं आएगा। G इज़ 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ C, ये भी नहीं आएगा। D इज़ एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ B एंड E। अब यहाँ से देखिए चलते हैं, D जो है मिडिल में है B और E के, ये हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 होगी और यहाँ से यहाँ तक 1 होगी। अब E, B और D, अब D से देखिए कौन कौन सा रिलेटेड है, तो उसको देखते हैं। D इज़ 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ G, साउथ होता है नीचे, यानी G यहाँ है D यहाँ है, तो ये देखिए हमने ये लाइन यहाँ पर बना दी है। G इज़ 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ सॉरी D इज़ 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ G, G इज़ 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ C, G जो है C से 2 किलोमीटर ईस्ट में है, ठीक है, ये भी आपका 2 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पर अगला देखते हैं, पहला जो है ये देखिए F इज़ 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A। अच्छा अभी A के बारे में हमने यहाँ पर नहीं पता किया है। C इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A, C इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A, यहाँ से यहाँ तक आपका 2 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर की दूरी के गैप में A को बिठाया है यहाँ पर, ठीक है, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, बिल्कुल बीच में कहा है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक होगी। अब पहली लाइन में जो लिखा है F इज़ 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A, तो F जो है नॉर्थ में है A के 2 किलोमीटर, तो इस तरह से ये फिगर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या है। A किसके मध्य में है, ए जो है वो किसके मध्य में, देखिए ए आपका यहाँ है, यानी सी और जी के बीच में है, ए हमारा जी और सी के बीच में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ई एफ से कितना दूर है, ई जो है वो एफ से कितना दूर है, ई हमारा यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, तो देखिए 2 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये, तो टोटल ये आपका 4 किलोमीटर हो गया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं है, अगला प्रश्न, अच्छा ये क्वेश्चन जो है आपके थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि इस वाले क्वेश्चन को आप बाद में करें, मतलब देखते ही आप इसको स्किप कर दें और बाद में अगर टाइम बचे तो ऐसे क्वेश्चन को आप करें, नहीं तो छोड़ दें, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले जाता है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो Z इंटू टी का मतलब क्या है, फटाफट से देखिए। Z इंटू टी का मतलब है, मतलब क्रॉस का मतलब ए बी का बेटा है, ए जो है बी का बेटा है, यानी कि यहाँ पर Z जो है वो T का बेटा है, हम इस तरह से इसको बनाएंगे। दूसरा है यहाँ पर T माइनस एस, तो माइनस का मतलब है कि A B की पत्नी है, तो T पत्नी है किसकी, S की, यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है। अब S इंटू वी, यानी कि S जो है बेटा है B का, S बेटा है B का, B का नहीं S बेटा है V का, क्योंकि यहाँ पर V आपको लिखना है, S बेटा है V का, V प्लस P, प्लस का मतलब है कि V बेटी है
वी बेटी है पी की, वी बेटी है पी की। अब इसने पूछा है कि वी जेड की क्या है, वी जेड का क्या लगता है। तो देखिए जेड की माँ, जेड के पिता ये हैं और माँ तो दादी लगती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड मदर। अगला प्रश्न देखिए 214, एक कक्षा में 6 विद्यार्थियों की औसत आयु 27 है। यदि उनकी आयु में अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए तब भी औसत पहले के जितना ही रहता है, तो अध्यापक की आयु क्या होगी। ठीक है, तो देखिए अब इसने ये कहा है कि 6 विद्यार्थियों की औसत आयु 27 है, अगर अध्यापक की भी आयु उसमें जोड़ दी जाती है तब भी औसत जो है वो 27 ही रहता है, तो अध्यापक की आयु क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आए तो जो औसत होगा वही अध्यापक की आयु होगी। क्यों होगी ये देख लीजिए अब। क्योंकि अब देखिए जैसे हमने कहा कि 4 लोगों की जो औसत आयु है वो, मतलब 4 लोगों की औसत आयु 5 है, अगर उसमें एक और ऐड कर दिया जाए तब भी औसत आयु उनकी 5 ही रहती है, तो क्या होगा। तो औसत आयु और लोग को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि एक और ऐड कर दिया और औसत फिर भी 5 ही रहा, तो यहाँ पर 5 होगा, 5 गुना 5 25 हो जाएगा। अब देखिए पहले 20 था टोटल, अब 25 हो गया, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, यानी जो नया मेंबर आया उसकी आयु 5 थी, औसत 5 था फिर भी 5 रहा, तो जो नया आया उसका कितना 5, औसत पहले 27 था बाद में भी 27 रहा, इसका मतलब जो बाद में आया एक बंदा उसकी भी आयु 27 वर्ष ही थी। अगला प्रश्न देखते हैं 215, इफ 3 फरवरी 2005 फॉल्स ऑन फ्राइडे व्हाट विल बी द डे ऑन 3 फरवरी 2007। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि इनमें लीप ईयर है या नहीं है। 2005 भी आपका लीप ईयर नहीं है और 2006 भी आपका लीप ईयर नहीं है। और इसी वीडियो में हमने आपको बताया कि जो लीप ईयर नहीं होता है उसमें आपके 52 हफ्तों के अलावा एक और डे बच जाता है, यानी कि 3 फरवरी 2005 को अगर फ्राइडे था तो 3 फरवरी 2006 को आपका क्या होगा, फ्राइडे से एक दिन आगे सैटरडे होगा। और 3 फरवरी 2007 पूछा है तो फिर वो आपका क्या होगा, सैटरडे के बाद क्या रहता है आपका संडे यानी रविवार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 216 और 17 में यहाँ पर क्या बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स, KM5 IP8 EV14, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि जो नंबर है उसको देखते हैं कि उसने किस पैटर्न को फॉलो किया है। तो देखिए 5 से 8, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, यानी कि 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस होगा 17। कभी कभी इसी से आंसर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर सब में 17 है तो फिर हमें दूसरा भी देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, के से आया आई, आई से आया जी, जी से आया ई, के होता है 11, 11 से आया 9, 9 से आया 7, 7 से 5, 5 से आएगा 3, यानी कि पहले नंबर पर सी, दूसरे मतलब लास्ट में 17। अब बीच में क्या आएगा ये देखना है। देखिए सी 17 2 में है, तो अभी हमें तीसरा भी यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। एम से आया पी, पी से आया एस, तो एम होता है हमारा 13, पी होता है 16, एस होता है 19 और 19 और 3 यहाँ पर 22, वी और वी में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 25 और 25 पर हमारा वाई होता है, तो सी वाई 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है इसलिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ। 2A11 4D13 12G17, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 11 और 2 13, ठीक है, 13 और 4 17, अच्छा 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 12 को अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो 29 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। 29, 17 और 10, 17 13 और 4 17, 11 और 2 13, कि जैसे इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिया हो, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिया हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हुआ है, देखिए 2 और 2 4, मतलब 2 दूनी 4 इंटू 2 हुआ है, 4 तिया 12 हुआ है, तो 12 चौक 48 आएगा, यानी पहले नंबर पर 48 आएगा। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इन दोनों में से आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखना है, देखिए 11 और 2 13, 13 और 4 17, पहले 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, पहले 48 बाद में 23, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 218 एंड 19 में क्या पूछा है, एक तरफ दिए गए शब्दों में एक निश्चित संबंध है और दूसरी तरफ हमको संबंध बताना है। टाइम वेस्ट, टाइम को हम वेस्ट करते हैं तो मनी को क्या करते हैं, खर्च करते हैं, और खर्च करने का मतलब स्पेंड करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी नवंबर तो संडे क्या,
जनवरी पहला महीना है, नवंबर जो है वो सेकंड लास्ट है। इसी तरह से संडे अगर पहला दिन है तो जो फ्राइडे होगा वो सैटरडे से एक दिन पहले है, तो फ्राइडे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने 220। इसमें क्या बताना है, 4 शब्द दिए गए हैं, 3 में समानता है और 1 में नहीं है। महावीर, बुद्धा, मार्क या फिर गांधी, इनमें 3 एक समान है और 1 अलग है। तो अलग कौन है, अलग हैं आपके मार्क्स, और जो आपके महावीर, बुद्धा और गांधी हैं, इन तीनों ने किसको सपोर्ट किया है, तो नॉन वायलेंस को। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली इज CCID देन बॉम्बे इज। यदि दिल्ली CCID, अच्छा यहाँ पर डी 1 लिखा है, यहाँ पर डी 2 लिखे हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा यही सही होगा क्योंकि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है, तो बॉम्बे क्या होगा, तो डी दिल्ली को क्या लिखा है, तो डी में -1 किया, ई में -2 किया, एल आपका 12 है तो 12 से 9 -3 किया, अच्छा -1 -2 -3 करना है मतलब, तो बी में -1 किया तो ए आया, ओ में -2 किया तो आपका एम आएगा, और एम में अगर -3 करते हैं तो आपका जे आएगा, ए एम जे इसमें भी है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं। बी में हमको -4 करना है तो आपका बी में अगर -4 करते हैं, अच्छा AMJ ये तो रहा, बी ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, AJM है ये नहीं होगा, AMJ वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इफ़ ई बराबर 5 एंड होटल बराबर 12 देन लैम्ब इज इक्वल टू व्हाट। होटल को 12 लिखा है, 12 यहाँ पर इसने कैसे लिखा है ये देखते हैं। तो लैम्ब को क्या लिखना है, एच को देखिए, एच का होता है हमारा 8, ओ का होता है 15, टी का होता है 20, ई का 5 और एल का 12। अगर हम यहाँ पर इसको ऐड करते हैं तो 15 और 5 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 को हम डिवाइड अगर 5 से करें तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह हम लैम्ब को देखते हैं, एल 12 है, ए 1 है, एम 13 है और बी आपका 2 है। तो 12 13 दूनी 26, 37 38, 38 है, 38 को अगर हम 38 नहीं 12 28 आएगा, 28 को हम किससे डिवाइड यहाँ पर करते हैं, तो देखिए इसमें आपके 5 लेटर्स हैं तो 5 से डिवाइड किया, इसमें 4 लेटर्स हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं, 7 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं। अरुण सेड दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर हु इज़ अरुण टू द गर्ल। अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है। अरुण ये है, अरुण ने कहा ये लड़की, जो भी लड़की है मेरी माता के बेटे का बेटा होगा, पोते की पत्नी है, तो लड़की अरुण की क्या लगेगी, तो लड़की बेटे की बहू लगेगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 224, ये देखिए फिर क्वेश्चन यही आ गया है, तो इस क्वेश्चन को फटाफट से करना है, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, सीधे आपको। अब देखिए, अब ये जो इसने क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसने आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं दिया, इसने दिया कि आर इज़ द नीस ऑफ एम, यानी एम का भतीजी आर है, ये बताना, भतीजे या भतीजा, आर है नीस, नहीं भतीजा नहीं भतीजी होगी, नीस को भतीजी कहते हैं, नेफ्यू को भतीजा, तो एम की भतीजी आर है, ये कौन सा जो फॉर्मूला है वो प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको सारे यहाँ पर चेक करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो 224 का सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने ये कर लिया है, मैं अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो 224 में आपका आंसर दोस्तों कौन सा होगा, 224 में जो दूसरा है MJR भतीजी, हाँ जो दूसरा है MJRN, यही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं। चलिए इसको फटाफट से चेक कर लेते हैं। M-J का मतलब है कि M इज़ द सिस्टर ऑफ Q, M इज़ द सिस्टर ऑफ J, M जो सिस्टर है J की। अब दूसरा क्या है J प्लस R, तो प्लस का मतलब है कि P इज़ द मदर ऑफ Q, तो J इज़ द मदर ऑफ Q, J इज़ द मदर ऑफ Q, लेकिन यहाँ पर हमें Q नहीं लिखना है, हमें लिखना है R। अब इसने कहा है, इसने पूछा क्या है, इसने M और R के बीच में रिलेशन पूछा है, तो M की बहन की बेटी क्या होगी, भतीजी ही कहते हैं उसको भी, ठीक है, भतीजी या भांजी,
नीस को कहते हैं। तो यही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 225 और 226 के लिए इसने फिर यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं और इन निर्देशों को पढ़कर फिर हमें प्रश्न का उत्तर देना है। ABCDEF and G are sitting around a circle and are facing the center, और सेंटर को फेस कर रहे हैं। G is second to the left of C, who is the immediate left। चलिए मैं इसको बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका जो फिगर है वो बना लिया है, यानी केंद्र की ओर मुँह करके ये बैठे हैं और मैंने इनको यहाँ पर सबको बिठा दिया है। आप इनको वीडियो पॉज करके यहाँ पर अच्छे से वेरीफाई कर लें और वेरीफाई करने के बाद बताएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को वेरीफाई करें, आप कॉपी पेन लेकर बैठें और अपना डायग्राम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें। मैंने यहाँ पर इस डायग्राम को तैयार कर लिया है, ठीक है। समझ आप अपने आप लेना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकेंड, निम्नलिखित में कौन सा पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तत्काल बाईं है। पहला व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति बाएं बैठा हुआ है दूसरे व्यक्ति के। बी और ई अगर देखते हैं तो बी और ई, बी ई के बाएं है तो ई का बायां तो इधर है, नहीं होगा। अगला देखते हैं सी ई के बाएं है, सी जो है वो ई के बाएं नहीं है, सी ई के बाएं तो एफ है, नहीं सी और हाँ ठीक है। जी और डी, जी और डी मतलब जी बाएं है डी के नहीं, डी के बाएं तो बी है और डी, जी हाँ डी जो है वो जी के बाएं है, क्योंकि अंदर की ओर मुँह करके बैठा तो जी का लेफ्ट इधर होगा और लेफ्ट में डी है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में एफ का स्थान कौन सा है। एफ का स्थान कौन सा है। एफ आपका यहाँ पर है। अब देखिए डी के दाएं से चौथा, तो डी यहाँ पर, यहाँ इसका दायां इस साइड में होगा, 1 2 3 4, डी के दाएं से चौथा, बात बिल्कुल सही है। सी के तत्काल बाएं, सी के बाएं नहीं है तत्काल दाएं है, बायां इसका इधर होगा। ए तथा ई के मध्य है, ए तथा ई के मध्य तो ये दोनों हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 227। 227 में फिर से यहाँ पर क्या है, निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। मैं इसको फिर किसी क्लास में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको अब यहाँ पर समझाऊँगा तो इसमें कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएगी, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी आप इसको खुद समझने की कोशिश करेंगे। 6 लड़कों तथा 4 लड़कियों के ग्रुप में से कुल 6 सदस्य की एक टीम बनानी है और उसके नियम कुछ इस प्रकार हैं। नियम ये है कि बी तथा डी जो है वो हमेशा एक साथ आएंगे, सी क्यू के साथ नहीं जा सकता, एफ ए तथा डी के साथ नहीं जा सकता, पी तथा आर को एक साथ जाना है, ए तथा ई को एक साथ जाना है। तो पहली बात तो ये कि जहाँ जहाँ बी जाएगा वहाँ डी भी जाएगा, इससे ये क्लियर होता है। दूसरा यह है जहाँ जहाँ पी जाएगा वहाँ आर भी जाएगा, और तीसरा ये कि जहाँ जहाँ ए जाएगा वहाँ ई भी जाएगा, यानी कि ये जुड़वा साथी हैं कि जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं भी जाऊँगा। अब देखिए इसमें पी और आर तो ये लड़कियाँ हैं और ये लड़के हैं, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ तो आपके लड़के हैं और पी क्यू आर एस आपकी लड़कियाँ हैं। अब कौन कौन साथ नहीं जा सकते, सी और क्यू साथ नहीं जा सकते। इसी तरह से एफ ना तो ए के साथ जा सकता है और एफ ना ही डी के साथ जा सकता है, और इसी तरह से पी एस के साथ भी नहीं जा सकता, पी एस के साथ भी नहीं जा सकता। अब इसको यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर देना है, यदि एक से अधिक लड़की सदस्य ना हो तो टीम कैसी होगी। यानी कि टीम में हमें 5 लड़के लेने हैं और 1 लड़की लेनी है, तो हम यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। तो देखिए अगर हमें 5 लड़के लेने हैं तो हम अगर ए लेते हैं तो ई भी साथ चलेगा, ठीक है। तो ए और ई तो हो गए। अगर हम बी लेते हैं तो डी भी साथ चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लेते हैं। 4 तो हमारे ये हो गए। अब हमें ये देखना है कि अगर हम लड़कों की एक और टोली, मतलब लड़कों की तो अब टोली बची नहीं है, क्योंकि ए ई और बी डी ही एक साथ जा सकते हैं। अगर हम पी या आर में से कोई एक लेते हैं, अगर हम पी लेते हैं तो आर इसके साथ चलेगी, अगर हम आर लेते हैं तो पी इसके साथ चलेगी, जबकि लड़की हमें सिर्फ एक लेनी है, तो पी और आर हम यहाँ पर नहीं ले सकते। फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो ए ई बी डी तो हो गया। अब देखिए पी एस के साथ भी नहीं जा सकती, यानी कि हम अगर पी, अच्छा हम मतलब पी तो ले, पी और आर तो ले ही नहीं सकते। एस क्या हम ले सकते हैं। अब एस और क्यू का मसला यहाँ पर है, तो एस देखिए और क्यू को देखिए, तो सी क्यू के साथ नहीं जा सकता,
एफ आपका ए और डी के साथ नहीं जा सकता, मतलब एफ तो यहाँ आएगा ही नहीं। तो अगर एफ नहीं आएगा तो फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे, सी ले लेंगे, सी ले लेंगे। क्योंकि एफ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एफ ना तो ए के साथ आ सकता है ना ही डी के साथ आ सकता है। तो और हमने यहाँ पर ए और डी दोनों लिए हैं, तो हम यहाँ पर जो पांचवा लड़का लेंगे वो सी लेंगे। अब लड़की कौन सी लेनी है ये यहाँ पर देखना है। पी और आर में से तो ले नहीं सकते, अब बची क्यू और एस। तो क्यू और एस के साथ क्या कंडीशन है, क्यू आपकी सी के साथ नहीं जा सकती और सी हमने यहाँ पर ले लिया है, तो क्यू नहीं आएगी, ओनली एस ही एकमात्र यहाँ पर ऑप्शन बचा है। तो ए बी, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचा है, ए बी सी डी ई और एस, ए बी सी डी ई और एस, ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है यदि टीम में दो लड़कियाँ लेनी हो तथा एफ डी के साथ आने के लिए सहमत हो जाए तो फिर यहाँ पर कौन सी टीम संभव नहीं है, नहीं पूछा है। एफ को डी के साथ आने के लिए इसने मना लिया है। हमने देखिए यहाँ पर लिखा था कि एफ ए के साथ भी नहीं आ सकता और एफ डी के साथ भी नहीं आ सकता, लेकिन इसने कह दिया कि एफ डी के साथ आने के लिए सहमत हो, तब यहाँ पर कौन सी टीम संभव नहीं है। तो लड़कियाँ हमें दो लेनी है, दो लेनी है। पी और आर अगर लेंगे, मतलब पी लेंगे तो आर भी साथ जाएगी, तो पी आर इसमें भी है, पी आर इसमें भी है, तो इसका मतलब ये दोनों तो यहाँ पर संभव हो सकती है। ए बी डी ई ये बिल्कुल साथ जाएंगे और क्यू और एस भी आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं क्यू और एस, क्योंकि ये देखिए क्यू और एस, क्यू और एस, क्योंकि हमने इसमें सी नहीं लिया है तो क्यू आ जाएगा और पी नहीं लिया है तो एस आ जाएगा। ठीक है, देखिए सी नहीं लिया है तो क्यू आ जाएगा और पी नहीं लिया है तो एस आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, बी सी और डी एफ। देखिए हमने आपसे क्या कहा था, मतलब ऊपर इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बी और डी साथ चलेंगे, ए और ई साथ चलेंगे। तो बी और डी साथ चलेंगे, ए और ई साथ चलेंगे नहीं, बी और डी साथ चलेंगे और सी और एफ क्या साथ चल सकते हैं, डी और एफ तो साथ चल गए हैं, क्यू एस, बी सी डी एफ 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 क्यू एस, एक मिनट, बी सी डी एफ, ठीक है, बी सी डी एफ, अच्छा हाँ देखिए बी सी डी एफ क्यू एस ये लिया है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि क्यू जो सी जो है क्यू के साथ नहीं जा सकता, तो हमने यहाँ पर सी के साथ क्यू ले लिया है, इसमें हमने सी के साथ यहाँ पर क्यू ले लिया है, तो ये टीम जो है पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 229, इफ़ हॉर्सेस वर गॉड देन स्टेबल वर, अच्छा यदि घोड़े देवता होते हैं तो अस्तबल क्या होते हैं, तो अस्तबल आपके स्वर्ग होते, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 230, रोहन ऊपर से 7वें स्थान पर है तथा नीचे से 26वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए ये आपका जो प्रश्न है रैंकिंग ऑर्डर वाला ये प्रश्न है, तो इसमें आपके तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो यही है, ऊपर से स्थान दे दिया, नीचे से स्थान दे दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ लिए। एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि ऊपर से स्थान दे देगा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे देगा, नीचे से स्थान पूछ लेगा। तीसरी क्वेश्चन जो पूछता है वो नीचे से आपको पोजीशन दे देगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे देगा और ऊपर से पूछ लेगा कि इसकी पोजीशन क्या है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन को यहाँ पर फटाफट से देखते हैं कैसे। जब भी रैंकिंग एंड ऑर्डर की बात होती है, अगर आपके पास ऊपर से स्थान दिया है और नीचे से स्थान दिया है और पूछा है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने लोग वहाँ पर हैं, तो दोनों जो पोजीशन दी हुई हैं उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद -1 कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास ऊपर से पोजीशन दी हुई है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो टोटल में से ऊपर की पोजीशन को घटाएंगे और एक ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आपकी नीचे से पोजीशन आ जाएगी। इसी तरह से अगर नीचे से पोजीशन दी है, टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं, ऊपर से पूछी है, तो टोटल में से नीचे वाली घटाएंगे और एक ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल दिया है, ऊपर नीचे की निकालनी है तो एक ऐड करेंगे, ऊपर नीचे की दी है, टोटल निकालना है तो दोनों को ऐड करेंगे और एक माइनस कर देंगे। क्यों करते हैं ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए ऊपर से 7 है, नीचे से 26 है, तो 7 से 13 यानी 33 हो जाएगा। तो 33 में से एक माइनस करेंगे, 32 टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर ये माइनस प्लस क्यों करते हैं, इसका
देखते हैं। मान लीजिए किसी पंक्ति में 6-7 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने कहा है कि 4 की जो पोजीशन है, नहीं 4 की नहीं 5 की, ऊपर से तो 5 है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 7 हैं, टोटल 7 है, ऊपर से पोजीशन 5 है तो नीचे से पोजीशन बताइए। तो टोटल में से इसको माइनस करेंगे और +1 कर देंगे तो देखिए 7 में से 5 गए 2, 2 और 1 3, तो नीचे से जो 5 की पोजीशन है वो 3 है। गिन कर देखते हैं 1 2 3 आ गया। इसी तरह से मान लीजिए इसने कहा कि जो 2 की पोजीशन है वो नीचे से कितनी है, छठी है, ऊपर से बताइए। तो टोटल 7 है, नीचे से 6 है, +1 करेंगे, 7 में से 6 गया 1, तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, ऊपर से आप गिन सकते हैं 2 आ गया। इसलिए यहाँ पर हम प्लस माइनस करते हैं। अब अगर यहाँ पर देखिए ये 4 है, ये जो 4 यहाँ पर गिवन है इसकी पोजीशन ऊपर से भी 4 है और नीचे से भी 4 है। अब पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए, तो दोनों को ऐड किया 8 आ गया। लेकिन क्या यहाँ पर हमारे 8 है, हमारे यहाँ तो 7 ही है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस करते हैं और टोटल आंसर आपका 7 आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 231 से 233 में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए हैं आपके सिलोगिज्म से। देखिए सिलोगिज्म का क्वेश्चन अब सामने आया है तो मुझे ध्यान आया कि सिलोगिज्म चैप्टर मैं आपको फिर नहीं पढ़ा सका, मुझे याद नहीं रहा और आपने भी कमेंट करके नहीं बताया कि सर ये चैप्टर रह गया है। ऑल वुमेन्स आर एजुकेटेड, नो लेबर इज एजुकेटेड, तो निष्कर्ष बताना है कि कौन सा सही है, नो वुमन इज लेबरर और नो लेबरर इज वुमन। चलिए तो इसको 100 और 50 वाले मेथड से करते हैं। 100-50 वाला मेथड क्या है ये मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ पर भी ऑल आता है तो वहाँ पर पहला वाला 100 और दूसरा वाला आपका 50 होता है और नो के साथ दोनों आपके 100 होते हैं। तो इसमें रूल ये होता है कि 100 से हम 50 पे तो जा सकते हैं लेकिन 50 से 100 पर नहीं जा सकते हैं। यानी अगर आपके जो कंक्लूज़न है उसमें कहीं पर ये आ जाए कि ऑल एजुकेटेड आर लेबरर या समथिंग, तो ऑल के पास वाला 100 हो जाएगा, यानी एजुकेटेड को 100 लेना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पर हमारा जो है वो सही नहीं होगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसके कंक्लूजन यहाँ पर क्या दिए हुए हैं। नो वुमन इज़ लेबरर, तो नो के साथ दोनों 100 होंगे, यहाँ पर भी दोनों 100 होंगे। तो यहाँ पर नो वुमन इज़ लेबरर, तो वुमन और लेबरर क्या 100 है, देखिए वुमन 100 है और लेबरर भी 100 है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों मिलकर ये नेगेटिव ही बनाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए तो आपका ठीक है। दूसरा देखते हैं नो लेबरर इज़ वुमन, तो नो लेबरर ये भी आपका 100 है, लेबर 100 है, वुमन भी 100 है, नेगेटिव है तो ये भी सही है। तो बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ऑप्शन ए इसका ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला भी आपका यही है, इसी प्रकार का है। ऑल रोड्स आर स्ट्रीट, सभी जो सड़क हैं वो गलियाँ हैं। सम फुटपाथ आर रोड, तो ऑल के साथ पहला वाला 100 होता है, दूसरा वाला 50 होता है, सम के साथ दोनों आपके 50-50 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए सम है 50-50, जहाँ पर भी आपको ऑल या सम के बाद 50-50 दिख जाए, मतलब सम वाला दिख जाए, तो समझ लेना वो आपका दोनों ही फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पर बोथ फॉलोज आंसर सही आ जाएगा, यानी कि सम के साथ 50-50 होते हैं तो 50 से 50 पे जा सकते हैं, 100 से 50 पे जा सकते हैं, और यहाँ पर 100 तो कोई है ही नहीं कि अगर 50 से 100 पे जाने का खतरा हो, इसलिए 50-50 है सब में, तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी बोथ फॉलोज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका कथन और निष्कर्ष वाला है। ऑल टीचर्स आर रेशनल, ऑल के साथ आपका 150, ऑल के साथ आपका 150, नो के साथ आपका 100, सम के साथ आपका 50-50। अब देखते हैं इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। नो हैप्पी बीइंग इज टीचर, हैप्पी बीइंग देखिए हमारा यहाँ पर 50 है, लेकिन यहाँ पर हैप्पी बीइंग आपका 100 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और वैसे भी अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो फिर नेगेटिव वाले को देखते ही कट कर दो, वो आपका सही हो ही नहीं सकता। सम अगर आ रहा है तो फिर वो आपका करेक्ट होगा, तो ओनली सेकेंड फॉलोज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली सेकेंड फॉलोज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो हैप्पी बीइंग, हाँ ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 234, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विल टुक सेम इन द मिरर, यानी कि अगर मिरर के सामने इनमें से
एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को रख दिया जाए तो कौन सा बिल्कुल एज इट इज़ दिखाई देगा। देखिए ओ पहले वाले को अगर देखते हैं तो ओ आपका ओ ही दिखाई देगा, लेकिन जो एस है ये आपका उल्टा हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। वी सही रहेगा, एच आर आपका इस तरह उल्टा हो जाएगा, एच आई इसी तरह इसमें से एस आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। डी जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सारे के सारे लेटर्स ऐसे हैं कि उन्हें मिरर के सामने रख देंगे तब भी वो एज इट इज़ ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अगला प्रश्न 235 से 237 के लिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और इनको पढ़कर हमें बताना है, अगले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक घन की यानी क्यूब की कलर जो फेसेस हैं उनको कलर किया गया है कैसे। रेड इज़ अपोजिट टू ब्लैक, रेड इज़ अपोजिट टू ब्लैक, ठीक है। ग्रीन इज़ बिटवीन रेड एंड ब्लैक, अच्छा इनके बीच में आपका ग्रीन है। ब्लू इज़ एडजेसेंट टू वाइट, ब्लू इज़ एडजेसेंट टू वाइट। चलिए ब्राउन इज एडजेसेंट टू ब्लू, ब्राउन इज एडजेसेंट टू ब्लू। अगर हम इस तरह से इसको बनाएं 1 2 3 4, ठीक है, 4 और एक यहाँ लेते हैं, एक यहाँ, नहीं ऐसे नहीं होगा। मैंने इसको कर लिया है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये 3D फिगर यहाँ पर बनानी पड़ेगी और 3D फिगर हम आपको इस तरह समझा नहीं सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने इसको कर लिया है पहले ही। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा 235 का, 235 में इसने पूछा गया है भूरे रंग के विपरीत में कौन सा रंग होगा। तो देखिए रेड के अपोजिट तो आपका ब्लैक है, ग्रीन बीच में है, ब्लू एडजेसेंट टू वाइट है और ब्राउन एडजेसेंट टू ब्लू है, रेड एट दी बॉटम है। रेड तो बॉटम पे हो गया, तो ब्लैक जो है वो ऊपर होगा, ग्रीन बीच में होगा यानी फ्रंट पर यहाँ मैंने मान लिया ग्रीन, और ब्लू इज एडजेसेंट टू वाइट, ब्राउन एडजेसेंट टू ब्लू, रेड इज एट बॉटम। अच्छा विच कलर इज अपोजिट टू ब्राउन, यहाँ पर इसने पूछा है 235 का विच कलर इज, तो भूरे के अपोजिट जो होगा वो आपका सफ़ेद होगा, वाइट होगा, ठीक है। आप इसको करके देखेंगे तो हो जाएगा 236। 3 एडजेसेंट कलर्स कौन कौन से होंगे, ब्लैक ब्लू रेड, ब्लैक ब्राउन वाइट, ब्लैक ब्लू वाइट या फिर ब्राउन रेड एंड वाइट। 236 का आपका ऑप्शन जो है वो ब्लैक ब्लू और रेड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए रेड आपका सबसे नीचे है, ठीक है, ब्लैक आपका सबसे ऊपर है और जो ब्लू है वो आपका एडजेसेंट है यानी कि पीछे की साइड हम मान सकते हैं। तो ऑप्शन ए ही आपको यहाँ पर करेक्ट होगा। 237 देखिए निम्न में से कौन सा 1 तथा 4 से निष्कर्ष हो सकता है। 1 तथा 4 से, तो 1 देखिए लाल काले की विपरीत सतह पर है और 4 है भूरा नीले से सटा हुआ है, भूरा नीले से सटा हुआ है। इन दोनों से हम क्या कंक्लूज़न यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसमें देखिए काला शिखर की सतह पर है, हाँ काला, क्योंकि रेड अगर नीचे है, देखिए रेड अगर सबसे नीचे है तो रेड के अपोजिट ब्लैक है तो वो सबसे ऊपर होगा, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 238, अब फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर बताना है कि इस श्रृंखला को मतलब पूरा करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। 5 से 12, 12 से 26, 26 से क्या आएगा और फिर उससे 110, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 दूनी 24 और 2 26, 26 दूनी 52, 53, 54 यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए द नंबर विद इन द ब्रैकेट एंड द नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट ऑन द लेफ्ट साइड हैव अ डिफरेंट रिलेशन, डेफिनेट रिलेशनशिप। इनके बीच में एक रिलेशनशिप है तो आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। 9 8, अच्छा 9 8, तो पहले 8 लिख दिया बाद में 9 लिख दिया। यहाँ पर देखिए पहले 6 लिख देंगे बाद में 1 लिख देंगे, आंसर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 240, विच इज़ द नंबर दैट इज़ नॉट गोज विद द सीरीज। इनमें कौन सा नंबर है जो इस सीरीज में नहीं आएगा। 88, 97, 178 या 220, तो 88 से आया 97, 97 से 178, 178 से 220। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, 88 से 97 और फिर एकदम इतना ज़्यादा गैप,
तो इतना ज़्यादा गैप तो हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। अगर हम अल्टरनेटिवली चलते हैं 88 से 178, तो 8 दूनी से, हाँ इसका ये दुगना है, तो 97 का दुगना कितना होगा, 97 का दुगना हो जाएगा आपका 194। तो 194 तो यहाँ पर कहीं नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये 220 जो है यही यहाँ पर आपका गलत लिखा हुआ है अगर हम अल्टरनेटिवली चलते हैं। अगर हम इसके हिसाब से भी चलते हैं तो 88 में यहाँ पर 9 ऐड किया गया है, और इसमें भी अगर हम यहाँ पर 9 ऐड करते हैं तो ये आपका 187 बनता है। तो 187 भी आपका नहीं है। तो किसी भी पैटर्न से अगर आप चले तो 220 आपका गलत ही आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, डिस्कवरिंग द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड आउट द नंबर टू कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। 7, 10, 11, 13, 10, 5, 8, 8। तो इसमें देखिए क्या पैटर्न लगा है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका 28 आता है। इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये भी 28 आता है, और जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये भी 28 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि 8, 8, 16, और 16 और 12 को अगर ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें यहाँ पर क्या है, कथन दिया गया है और उसके बाद कुछ और कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। कुछ अध्यापक खराब होते हैं, सम टीचर्स आर बैड, सम बैड पर्सन्स आर टीचर्स, या सम टीचर्स आर नॉट बैड। कुछ अध्यापक जो हैं वो खराब होते हैं, तो इसको हमें बिल्कुल सत्य मानते हुए चलना है, और उसके बाद इनको देखना है कि क्या ये इसके हिसाब से ठीक है। तो कुछ खराब लोग अध्यापक होते हैं, कुछ अध्यापक खराब होते हैं, या कुछ खराब लोग अध्यापक होते हैं, कुछ खराब लोग अध्यापक होते हैं, या कुछ अध्यापक खराब नहीं होते। अगर देखिए कुछ खराब होते हैं तो कुछ नहीं भी होते, तो इसमें आपका कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, क्या दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, पहला सही होगा या दूसरा सही होगा या दूसरा गलत होगा। इफ़ ओनली स्टेटमेंट 1 इम्प्लाइड, कुछ अध्यापक खराब होते हैं इसने ये कहा है, और कुछ खराब लोग अध्यापक होते हैं। कुछ खराब लोगों को अध्यापक कैसे कह सकते हैं, इसने सिर्फ अध्यापक की बात की है, तो कुछ अध्यापक खराब होते हैं और कुछ खराब नहीं होते हैं। अगर ये कहता कि सभी अध्यापक खराब होते हैं तो फिर हमारा कथन दूसरा भी गलत हो जाता। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कथन जो दूसरा है वो सही होना चाहिए। और पहले कथन के बारे में, सम बैड पर्सन्स आर टीचर्स, क्या ये कह सकते हैं कुछ अध्यापक खराब होते हैं? ठीक है, चलिए कुछ अध्यापक खराब है, तो कुछ खराब लोग अध्यापक हैं। अगर अध्यापक की बात की जाए तो खराब लोग अध्यापक बन सकते हैं क्या? तो मुझे पहला तो यहाँ पर गलत लग रहा है, दूसरा सही लग रहा है। अब आप बताएं कमेंट में कि इसका क्या आंसर सही होगा। 243 देखिए, 243, यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, फसल अच्छी नहीं हुई अतः वर्षा नहीं हुई। क्या ये सही है, इनवैलिड है, क्या है? फसल अच्छी नहीं हुई अतः वर्षा नहीं हुई। तो ये क्या है, संगत असंगत। देखिए ये पेपर जो है 2014 का है। अब ये संगत असंगत तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन है वो आपके आ जाते हैं। तो फसल अच्छी नहीं हुई अतः वर्षा अच्छी नहीं हुई। एक्चुअल में हम इसको ऐसे कह सकते थे कि क्योंकि वर्षा नहीं हुई इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इससे ये पता चल रहा है कि वर्षा नहीं हुई इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई। तो इसने कंक्लूजन में लिखा है कि अतः वर्षा नहीं हुई, नहीं ये नहीं कह सकते हम कहेंगे कि वर्षा नहीं हुई अतः फसल अच्छी नहीं हुई। तो ये वैध अवैध संदिग्ध या असंगत, इसमें क्या होगा इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये पेपर 2014 का है और 2014 से अब 9 साल हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन अब मुझे नहीं दिखा है पिछले 3-4 सालों से, इसलिए मैं इसको छुड़वा सकता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कौन सा एक ऐसा है जो मेल नहीं खाता है? ट्री, फ्री, रीड, डियर और ड्रिल। ट्री से फ्री, फ्री से रीड, रीड से डियर, डियर से ड्रिल। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये वाला ड्रिल जो है इसका सही आंसर होगा। अब क्यों सही आंसर होगा? इनमें देखिए क्या है कि 2 वोवल्स आ रहे हैं, या तो एक ही वोवल 2 बार आ रहा है या 2 अलग अलग वोवल आ रहे हैं, लेकिन ड्रिल में ओनली आई एक ही वोवल है। तो यही आपका यहाँ पर डिफरेंट होगा। अगला प्रश्न 245, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन समूह से भिन्न है? WSOKH, WSOKH, WSOKH
के एच। समूह से भिन्न कौन सा है? 3 मतलब W 23 है, S 19 है, O आपका 15 है, K 11 है, H 8 है, 8 3 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 और 4 23, तो 8 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4। क्या इस तरह से इसको हम कर सकते हैं? 8 में यहाँ पर 3 ऐड किया, अगर यहाँ पर हम 4 ऐड कर दें तो फिर इनका सबका क्रम बिगड़ जाएगा। तो हम इसको किस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं? देखिए, अगर ऐसे नहीं है तो फिर हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वोवल वाला मेथड लगा सकते हैं। तो अगर हम कॉन्सोनेंट, क्योंकि देखिए हम अगर यहाँ पर 11 न लिख के 12वां नंबर का ऐड लेटर लिखते हैं तो सारा रूटीन मतलब सारा जो क्रम है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें इसको एक कम करना होगा। और अगर हम H की जगह पर G लिख दें, ठीक है, तो फिर सब में +4 हो जाएगा। इसका मतलब H यहाँ पर गलत है, और अगर H गलत होता तो फिर यहाँ पर ऑप्शन में होता। इसका मतलब इसमें ये लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें वोवल और कॉन्सोनेंट वाला ही लॉजिक लगेगा, इसलिए जो O है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 246 देखिए, जो स्टूडेंट कहते थे कि सर मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसा अब आपके सामने है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको फटाफट कर देगा 2 सेकंड में, जब मैं इसको बता दूंगा। इसलिए 2 मिनट तक मेरे साथ बने रहें। इसने कहा है देयर आर 30% इंग्लिश बुक एंड 30% हिंदी बुक and the remaining 800 are the various other subject in a library. What is the total number of books? हमने मान लिया यहाँ पर देखिए 30% इंग्लिश की बुक्स हैं, 30% हिंदी की हैं, बाकी जो बच गई वो 800 हैं। तो अब देखिए, कोई भी चीज़ जो परसेंटेज होती है वो अपने आप में 100% होती है, यानी हमने मान लिया कि लाइब्रेरी में टोटल बुक है वो 100% है। अब उसमें 30% हिंदी की हो गई और 30% आपकी इंग्लिश की हो गई, यानी 30 और 30 60% निकल चुकी हैं। बाकी कितनी बची? बाकी आपकी 40% बची जो अदर सब्जेक्ट्स की हैं, ठीक है। तो 40% जो बुक है उनकी कीमत यहाँ पर 800 दी ही है, यानी कि 40% बुक की जो संख्या है वो 800 है। अब 40% की दी है और पूरी लाइब्रेरी की पूछी है, तो पूरी लाइब्रेरी कितनी आपकी 100% हम यहाँ पर मान कर चले हैं। तो यहाँ पर इसको काट सकते हैं कितनी बार? 4 दूनी 8, 20, यानी 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 2 सेकंड में ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो आपको इतना कुछ इसमें लिखना ही नहीं है, बस देखना है कि क्वेश्चन पढ़ना है। 30% इंग्लिश, 30% हिंदी, बाकी बची हुई 800, तो 100% में से 60% हटा दो। 40% की कीमत ये हुई दी हुई है, मतलब 40% का मान 800 है। 100 का निकालना है, जिसका दिया होता है उसे नीचे रखते हैं, जिसका निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं। यहाँ पर आंसर निकल जाएगा 0 से 0 खत्म, 40 दूनी 80 और 20 गुणा 100 आपका 2000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 247, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दी 2 3 5 6 7 9 विच आर डिविजिबल बाई 5। तो एक कंडीशन इन्होंने लगा दी है कि विच आर डिविजिबल बाई 5 एंड नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। 2 कंडीशंस लगाई हैं, एक तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, दूसरा ये है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इसमें आपको बताना है कि ऐसी कितनी डिजिट्स हैं, ये कितने नंबर हैं टोटल? 2 2 4 2 6 हैं। अब इसने कहा कि 5 से डिविजिबल होने चाहिए 3 डिजिट नंबर्स, तो 3 डिजिट नंबर में एक इकाई होगा, एक दहाई होगा, एक सैकड़ा होगा। अब इसने कहा कि 5 से डिविजिबल हो, तो 5 से डिविजिबल होगा मतलब कि इकाई का अंक 5 ही होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। एक चीज़ तो यहाँ पर हमने फिक्स कर दी, एक स्थान तो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, 5 यहाँ पर बैठ गया है। अब इस 5 को कोई यहाँ से नहीं हिला सकता है। अब उसके बाद ये जो 2 स्थान बचे, यहाँ पर आपके क्या क्या आ सकते हैं? इन 2 स्थानों को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6, 6 में से एक तो आपका यहाँ पर चला गया है। अब इनको हम कैसे भरेंगे? तो देखिए इसको देखिए एक तरीके से तो ये भर गया। अब इसको हम यहाँ पर 5 तरीके से भर सकते हैं। कैसे? क्योंकि टोटल नंबर 6 थे,
अब एक हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया तो टोटल नंबर 5 बचे, तो 5 में से यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, जब यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाएगा तो उसके बाद 4 बचेंगे, तो यहाँ पर आपको 4 में से कोई भी एक नंबर भरना है और रिपीट नहीं होंगे, इसलिए एक एक यहाँ पर कम होता जा रहा है। तो जो इकाई का अंक है उसको भरने की एक ही पॉसिबिलिटी है, जो दहाई का अंक है उसको भरने की यहाँ पर 5 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 5 फिक्स हो जाने के बाद इन पाँचों में से कोई भी यहाँ पर भर सकते हैं। और जो आपका सैकड़ा वाला है उसको भरने की हमारे पास सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 नंबर फिक्स होने के बाद तीसरे स्थान पर हम सिर्फ 4 नंबर ही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए टोटल नंबर आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 20 ऐसी संख्याएँ होंगी जो 5 से विभक्त होंगी और वो मतलब दोहराई न जाए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए महामैराथन आपकी चल रही है, हो सकता है आप इसे देखते देखते थक जाएं, लेकिन ये वीडियो आपका कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर करा देगी और मेरी गारंटी है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप फटाफट से उसको कर देंगे। ABC बराबर 225, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ C। अगर ABC की वैल्यू यहाँ पर 225 इन्होंने दी है, तो इसने पूछा है कि यहाँ पर C की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, क्या 3, 5, 15 या फिर 0। तो ABC की वैल्यू यहाँ पर क्या नहीं हो सकती है, तो ABC मतलब A इंटू बी इंटू सी, अगर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं तो इसने पूछा है कि C की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। देखिए C की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये सारे को 0 बना देगी, इसलिए 0 यहाँ पर C की वैल्यू नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 32, 45, 61 इज रिटन एज दिस, तो हाउ इज रिटन दिस। एक क्वेश्चन पहले भी ऐसा आ चुका है। देखिए 32 को उल्टा करके लिख दिया 23, 45 को 54 और 61 को 16। शायद यही क्वेश्चन उल्टा करके पीछे दिया हुआ था। अब इसको यहाँ पर यही लिखना है हमें 9, 8, 6, 7, 5, 4। जी हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि डिजिट भी सेम ही है, बस पहले ये दिया था ये बता दिया और ये दिया था तो ये निकलवा लिया। 9, 8, 6, 7, 5, 4 जो भी होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस महामैराथन का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगर ये मैराथन आपको पसंद आई है, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी स्टूडेंट आपके कांटेक्ट में हैं और वो एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कोई भी क्वेरी वहां पर डिस्कस भी कर सकते हैं और जो मटेरियल हम वहां पर प्रोवाइड कराते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर वो लिंक ओपन नहीं होता है तो आप सीधा टेलीग्राम पर जाएंगे और @ शाखा स्टडी लिख देंगे हमारे, तो वहाँ पर आपको 2 ग्रुप दिखाई देंगे, एक तो शाखा स्टडी के नाम से और एक शाखा स्टडी एमएड के नाम से। तो शाखा स्टडी वाला जो है वो तो चैनल है, उसमें आप कोई मैसेज नहीं कर पाएंगे, और शाखा स्टडी एमएड के नाम से जो है उसमें आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से। उसमें लगभग 10 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ऐड हैं। फॉलोवर्स अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमने अभी 2 महीने पहले ही इस ग्रुप को स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं आज की इस महामैराथन महारिवीजन मेंटल एबिलिटी टेस्ट मानसिक योग्यता परीक्षण का। बेड इज रिटन एज 547, तो डार्क इज रिटन एज व्हाट। देखिए लेटर्स की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए इसको देखते हैं। बी की होती है 2, तो इसको लिखा गया है 5। ए की होती है 1, इसको लिखा गया है 4। डी की होती है 4, तो इसको लिखा गया है 7, यानी कि सब में +3 करके लिखा गया है। देखिए डी की होती है 4, अब हम यहाँ पर सब में प्लस करते हैं। डी की होती है 4, 1, आर की होती है 18 और के की होती है 11, सब में 3 प्लस करेंगे तो 7, 4, 21 और 14। 7, 4, 21, 14, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने CGS यूनिवर्सिटी के 2014 में पूछे गए सभी 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को जिसने भी देखा है और जो 250वें क्वेश्चन तक आया है वो एक बार वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर दें, जिससे कि आने वाले टाइम में भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस यहाँ पर हम बनाते रहें, और जिसका भी पेपर होता रहे वो इतना टाइम हमारे लिए भी निकाल लिया करे कि अपने पेपर की फ़ोटो खींच के हमें हमारी ईमेल आईडी shakastudy@gmail.com या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उसकी PDF बनाकर सेंड कर दिया करें, जिससे कि जैसे अब आपकी हेल्प हो रही है इन पेपर से, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये सेंड किए हैं, तो आपके भेजे हुए पेपर से आगे आने वाले ईयर्स में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनकी यहाँ पर हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इस उम्मीद के साथ कि आपका जब पेपर हो जाएगा तो आप
उसकी PDF बनाकर हमारे पास सेंड करेंगे। इस वीडियो का यहीं पर हम अंजाम तक पहुंचाते हैं, यानी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।